हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो से हम जो थर्ड बुक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री की जो आपकी बुक थर्ड है। बुक थर्ड को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका जो चैप्टर है हमारा उपनिवेशवाद और देहात, इसको यहाँ पे हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे पॉइंट आपको यहाँ पे बताऊंगा और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको साथ के साथ बताते चलूंगा। आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और याद करना है। ठीक है, एग्जाम के लिए। और सिंपल चैप्टर है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। इसको ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अपडेट यानी कि जो भी हमारी लाइव क्लास होती है सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाए करेगी। आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। eklavyastudypoint.com आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। पहले नंबर पे ही सर्च में जो रिजल्ट आएगा वो हमारी वेबसाइट का आएगा। उसके बाद आपको क्लास 12th में जाना है। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट में जाना है। इस तरीके से टेबल आएगी, यहाँ पे आप अपने नोट्स को पढ़ सकते हो। जो भी आप पढ़ना चाहो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इतिहास का पार्ट 3, यानी कि आधुनिक इतिहास। देखिए, इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक हमारा प्राचीन इतिहास है जिसको हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास है जिसको हम मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, एंड लास्ट में आता है हमारा आधुनिक इतिहास जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो जब अंग्रेजों का समय आया था, यानी अंग्रेजों का शासन आया था, वहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं इस दौरान हमारे भारत में। ठीक है, तो एक बार ना थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। वैसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं पर थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। देखिए, उपनिवेशवाद को समझेंगे। देहात में यानी कि जो गांव में रहने वाले जो लोग थे उनका, ठीक है, उनके लिए उपनिवेशवाद का क्या मतलब था, यानी उनकी जिंदगी में उपनिवेशवाद से क्या फर्क पड़ा। फिर बंगाल के जो जमींदार लोग हैं इनके बारे में समझेंगे। राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे, जो पहाड़ी लोग हैं उनको समझेंगे। ठीक है, उनके जीवन को समझेंगे। संथाल लोग आते हैं तो कैसे पहाड़ी लोगों के जीवन में क्या बदलाव आते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, दक्कन में चलेंगे, यानी बम्बई मुंबई साइड में चलेंगे, वहाँ का पढ़ना है अपने को। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसने कैसे देहात में अपना शासन स्थापित किया, वहाँ की जो टैक्स जो राजस्व प्रणाली थी उसको चेंज किया, उसको देखेंगे। और सरकार ने, ठीक है, सरकार के द्वारा लागू किए गए कानून को देखेंगे। ठीक है, लागू किए गए कानूनों को देखेंगे, किस प्रकार से उन्होंने जो टैक्स व्यवस्था थी उसमें चेंजेस किए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बंगाल और वहाँ के जमींदार। आपको पता है जब अंग्रेजों का शासन आया था तो बंगाल से स्थापित हुआ था, यानी शुरुआत उसकी बंगाल से हुई थी। हालांकि जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, तो वो शासन करने के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, यानी कि व्यापारी बनकर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में आई थी और उसने जब भारत में देखा कि भारत एक ऐसा देश है जो संसाधन से भरपूर है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिससे कि अंग्रेज लोग जो थे, ठीक है, वो लाभ कमा सकते थे। तो वो व्यापार करने के लिए आए, व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उस क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लिया। ठीक है, अपना गुलाम बना लिया। और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में उनका जो विस्तारवादी जो नीति थी उसके तहत उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से लोग जो थे वहाँ पे प्रभावित हुए। तो समझते हैं, देखिए, औपनिवेशिक शासन जो है सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था और यहाँ सबसे पहले जो नई राजस्व प्रणाली थी वो लागू की गई थी, यानी कि यहाँ पे एक नया टैक्स सिस्टम जो था वो इन्होंने लागू कर दिया था। अब टैक्स जो है वो अलग तरीके से इनसे लिया जाने लगा था। ठीक है, भूमि संबंधी अधिकार जो थे उसकी भी एक इन्होंने नई व्यवस्था लागू कर दी थी। ठीक है, उसी चीजों को हमें इस चैप्टर में डिटेल में जानना है। तो ये सिंपल इंट्रो है, यहाँ पे बस इतना समझना था कि जो अंग्रेज आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए, ठीक है, बंगाल में आते हैं और धीरे धीरे वो उपनिवेश बनाते हैं और फिर भारत के अन्य राज्यों में पहुंच जाते हैं। स्तंभरारी बंदोबस्त, इसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ये ना पेपर में कई बार आया हुआ है और पेपर में हो सकता है अगर आपको स्तंभरारी बंदोबस्त ना मिले तो वो इस नाम से मिलेगा, अगर इस नाम से ना मिले तो ये इस नाम से मिलेगा। दोनों सेम चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों में आंसर एक ही आएगा। तो ये स्तंभरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त क्या है, तो ये एक राजस्व प्रणाली है। ठीक है, क्या है, ये एक राजस्व प्रणाली है, यानी कि ये एक टैक्स सिस्टम है जिसके तहत जो वहाँ के गांव के जो किसान वगैरह थे उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, इसी को समझना है अपने को। तो चलिए एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिए, क्या था, एक तरफ थे अंग्रेज लोग, दूसरी तरफ था किसान। अब अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने अपना यहाँ पे शासन स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों को चाहिए था
टैक्स, ठीक है, क्या चाहिए था उनको, टैक्स यानी कि राजस्व। अब ये जो पैसा अंग्रेज ले रहे हैं टैक्स के रूप में, ठीक है, वो किससे ले रहे हैं, किसान से ले रहे हैं। अब किसान जो है टैक्स दे रहा है, लेकिन अंग्रेज डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजों ने टैक्स लेने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया है। उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी है कि भाई टैक्स तुमको इकट्ठा करके हमको देना है, और वो व्यक्ति कौन है, वो है जमींदार। ये एक बिचौलिए के रूप में है, ठीक है, जमींदार। अब जमींदार क्या करता है, जमींदार के अंडर में कई सारे गांव आ जाते हैं, उनसे वहाँ के किसानों से जमींदार जो है वो टैक्स इकट्ठा करता है, यानी कि राजस्व इकट्ठा करता है। फिर उस राजस्व को वो आगे पहुंचाता है अंग्रेजों तक, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जो जमींदार होता था, ठीक है, उसको टैक्स नहीं मिलता था, अब उसके पास टैक्स नहीं होता था आगे तक पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में अंग्रेज क्या करते थे, उसकी जमींदारी को, उसकी संपत्ति को नीलाम कर देते थे, उसकी नीलामी कर देते थे, बोली लगा देते थे, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता था। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसी को हम स्तंभदारी बंदोबस्त कहेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या समझा है, एक तरफ है शासक जो कि अंग्रेज है, दूसरी तरफ है किसान, और इनसे टैक्स लेने के लिए इन्होंने अधिकारी नियुक्त कर रखा है जमींदार, ठीक है। जमींदार है, जमींदार के अंडर में अमला वगैरह होते हैं, वो सब क्या करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं। यही बेसिक चीज़ हमने समझी है। और एक और पॉइंट है जो यहाँ पे आपको समझना है, अंग्रेजों ने स्तंभदारी बंदोबस्त के तहत क्या करा था, टैक्स की जो राशि थी ना, जो टैक्स का अमाउंट था वो फिक्स कर दिया था, ठीक है, यानी वो फिक्स कर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि जो राजस्व है वो फिक्स है, आपको इतना राजस्व हर जगह पे उसकी ज़मीन के अकॉर्डिंग या जो भी सिस्टम रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने राजस्व फिक्स कर दिया। अब फिक्स का मतलब ये है कि चाहे किसान की आमदनी हो या किसान की आमदनी ना हो, उसको टैक्स जो है वो फिक्स देना है, उसको देना ही देना है टैक्स, ठीक है। चाहे उसकी फसल डूब जाए, नष्ट हो जाए, अंग्रेजों को उससे कोई मतलब नहीं था, उनको तो चाहिए था टैक्स। तो ये फिक्स हो गया था जो टैक्स, इसी को स्तंभदारी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस इमेज के जरिए सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को पॉइंट पे देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1793 में क्या होता है कि स्तंभदारी जो बंदोबस्त था ये लागू कर दिया गया, ठीक है। 1793 में स्तंभदारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त जो था ये लागू कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने राजस्व की राशि निश्चित कर दी, यानी कि फिक्स कर दिया टैक्स कि भाई किसको कितना टैक्स देना है, ये सारी चीजें फिक्स हो गई। और ये जो राशि है, जो अमाउंट है, ये हर जमींदार को अदा करनी होती थी, ठीक है। अंग्रेज जो हैं वो डायरेक्ट किसानों से जाके टैक्स नहीं ले रहे, उन्होंने जमींदार से टैक्स लेना है, यानी अंग्रेज जो है सीधा जमींदार से टैक्स लेते थे और जमींदार को वो टैक्स देना होता था। जमींदार वो टैक्स किससे लेता था, किसानों से लेता था, ठीक है, गांव के लोगों से लेता था। ये सभी को जरूर देनी होती थी। अगर जमींदार निश्चित राशि जो अमाउंट फिक्स है वो नहीं चुका पाता, यानी मान लो वो नहीं दे पा रहा है टैक्स, तो ऐसे में क्या होगा, राजस्व वसूल करने के लिए जो जमींदार है उसकी जो संपत्ति है उसको नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है, यानी उसकी संपत्ति को, जमींदार की संपत्ति को अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया जाता था, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो यही है हमारी स्तंभदारी बंदोबस्त। इसको आपने समझा अच्छे तरीके से। अगर आपको बढ़िया तरीके से बिल्कुल समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना, स्तंभदारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त के तहत एक नीलामी की गई थी जो कि बर्दवान में की गई थी। बर्दवान जो कि वर्तमान में बर्दवान के नाम से जाना जाता है, बर्दवान के नाम से, ठीक है, और ये बंगाल में था। तो यहाँ पे क्या था, एक व्यक्ति था, एक जमींदार था, वो अपना समय पे जो टैक्स है वो जमा नहीं करवा पाया था, ठीक है, अंग्रेजों के पास। तो इसलिए क्या की गई थी, उसकी जो जमींदारी थी उसको नीलाम करवा दिया गया था। तो उसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पूरा एक कार्यक्रम होता था नीलामी के समय में, ध्यान से देखो इमेज को, ठीक है। नीलामी कुछ इस प्रकार से होती थी, सभी लोग आते थे, बोली लगाने वाले, एक अधिकारी होता था, ठीक है, वहाँ पे पूरा एक माहौल होता था, सब अपना अपना अमाउंट बताते थे, जो ज़्यादा अमाउंट बता देता था जमींदारी या जो संपत्ति है उसको मिल जाती थी, तो पूरा ऐसा माहौल चल रहा था। फिर क्या होता है कि 1797 में बर्दवान में एक नीलामी की गई। ये एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। सार्वजनिक घटना का मतलब होता है जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। बर्दवान के जो राजा थे उनकी जो भू संपदाएं थी, उनकी जो भी संपत्ति थी उसको बेचा जा रहा था, ठीक है। बर्दवान के राजा ने राजस्व की राशि नहीं चुकाई थी क्योंकि ये टैक्स नहीं चुका पाए थे, इसलिए इनकी संपत्तियों की नीलामी की जा रही थी। इनका जो भी मतलब इनकी संपत्ति रही होगी उसको नीलाम किया जा रहा था। नीलामी में बोली लगाने के लिए बहुत सारे खरीदार लोग आए थे और संपदा जो थी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। होता क्या है, जब ऑक्शन होता है कहीं पे या जो नीलामी होती है कहीं पे, तो वहाँ पे जो लोग बोली लगाते हैं, ठीक है, अपना अपना अमाउंट सभी बताते हैं। तो जो सबसे हायर अमाउंट बताता है, सबसे अधिक अमाउंट बताता है, उस व्यक्ति को वो चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ। लेकिन
कलेक्टर को थोड़ी देर में ये पता लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अजीब सा पेच दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ उनको कुछ फर्जीवाड़ा नजर आया इसमें। क्या हुआ था देखिए, ध्यान से समझना। ज्यादातर जो खरीदार थे यानी जो बोली लगाने वाले व्यक्ति थे वो तो राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे, यानी राजा के ही व्यक्ति बोली लगा रहे थे भाई वहां पे। अब ये चीज समझ में आ गई कलेक्टर को कि ऐसा कैसे हो गया। अब आगे देखो क्या होता है, उन्होंने राजा की तरफ से जमीन को खरीदा। नीलामी में 95% से अधिक जो बोली लग रही थी वो सब फर्जी थी, अपने ही चेले चपाटे वहां बैठाए हुए थे और वो वहां पे बोली लगा रहे थे। तो इस तरीके से क्या होता था, फर्जी बोली भी लगवा दिया करते थे, ठीक है, जमींदार लोग अपनी जमींदारी को बचाने के लिए। इसके बाद क्या है, अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। अब देखो भाई वहां पे बोली लगा दी सबने, ऊंची ऊंची बोली लगा दी और एक अमाउंट रहा होगा, उस अमाउंट पे क्या होगा, वो चीज फिक्स हो गई होगी, यानी कि लास्ट में किसी ने बोला होगा भाई मैं इतने रुपए दूंगा मुझे दे दो, तो वो फिक्स हो गई बात। अब बात फिक्स हो गई है, लेकिन होगा क्या, उसके पास तो वो पैसा नहीं है, वो पैसा देने से मना कर देगा। अब क्या होगा, ऐसे में अगर कोई कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करते हैं तो कानूनी कार्रवाई बहुत लंबी होती थी, लंबे समय तक मुकदमा ही चलता रहेगा। तो ये सिस्टम होता था। अब भाई पैसे अदा नहीं किए जा रहे हैं, अब क्या होगा भाई, समस्या ये आ रही है। तो आगे देखो क्या होता है, अकेले बर्दवान राज की जमीनें ऐसी नहीं थी, ऐसी संपदाएं नहीं थी जिसकी नीलामी हो रही हो, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अगर लास्ट के वर्षों में हम देखें तो बहुत सारी ऐसी संपत्तियां थी, ऐसी जमींदारियां थी जो बेची गई थी, ठीक है, जिसकी नीलामी की गई थी। स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद आप ये कह सकते हो कि 75% से ज़्यादा जमींदारियां जो थी वो हस्तांतरित कर दी गई, ठीक है। यही हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही राजा जो था वो जमींदार जो था वो टैक्स नहीं दे पा रहा था, बहुत सारों के साथ ऐसा हो रहा था। ऐसा क्यों होता था, देखो किसान जो है, किसान की फसल मान लो खराब हो गई, अब भाई उसके लिए अमाउंट तो फिक्स है, अब किसान जमींदार को कैसे देगा जब उसके पास है ही नहीं, तो ये समस्या आ जाती थी। लेकिन अंग्रेज तो कहते थे भाई हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो भाई टैक्स चाहिए, तो यहाँ पे ये फंस जाते थे और ये चीज़ें होती थी। आगे हम डिटेल में और देखेंगे, कुछ और पॉइंट है, कुछ जानबूझ के भी ऐसा करते थे। अंग्रेज अधिकारियों को ऐसा उम्मीद था, उनको ऐसी उम्मीद थी, उनको लग रहा था कि जब वो स्तंभरारी बंदोबस्त लेकर आए हैं, जब उसको लागू कर देंगे तो उसके बाद जो है सभी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि फिक्स अमाउंट इन्होंने कर दिया है, इनको टैक्स मिलता रहेगा, इनको तो ये लग रहा था, ठीक है, सारी समस्या हल हो जाएगी। जो बंगाल की विजय के सामने इनके सामने समस्या थी, इनको लग रहा था कि इस टैक्स व्यवस्था को लाने से सारी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जानी है। अंग्रेज ऐसा सोचकर बैठे हुए थे, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। देखिए 1770 के दशक के तक आते आते बंगाल की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं संकट के दौर से गुजर रही थी, क्योंकि वहां पे कभी सूखा, अकाल, बहुत तरह की समस्याएं हो जाती थी। ऐसा बार बार अकाल पड़ने के कारण हो रहा था, वहां पे अकाल पड़ जाता था जिसकी वजह से फसल जो है उस लेवल की हो नहीं पा रही थी, ठीक है। खेती की जो पैदावार थी वो भी धीरे धीरे घट रही थी, और अधिकारी लोग जो थे वो ऐसा सोचते थे कि खेती जो है, ठीक है, खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तभी विकसित हो सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि खेती तभी बढ़ेगी, व्यापार तभी बढ़ेगा, राज्य के पास धन तभी आएगा जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता जो है वो कृषि में लगी थी। उन्होंने सोचा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करवाएंगे, उसको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, तो उनको उनकी जो प्रॉब्लम है पैसे से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, वो ठीक हो जाएगी, खेती भी ठीक हो जाएगी, व्यापार भी ठीक हो जाएगा, उनको कहीं ना कहीं राजस्व भी अच्छा मिलेगा, ऐसा अंग्रेज सोचा करते थे। फिर क्या होता है, ऐसा अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा तभी हो पाएगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व की मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। ऐसा अंग्रेज सोच रहे थे कि अगर हम ये स्तंभरारी बंदोबस्त लाने से पहले की बात है, समझिए अंग्रेज उस समय में क्या था, सूखा पड़ रहा था, कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा ही नहीं था, समस्या थी, अब इतना ज़्यादा टैक्स इनको मिल नहीं पा रहा था, ये परेशान थे कि भाई हमें टैक्स कम मिल रहा है, तो इनको लग रहा था कि अगर हम टैक्स का अमाउंट फिक्स कर देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा अंग्रेजों को लग रहा था। यदि राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए तो कंपनी को नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होगा, ऐसा अंग्रेज सोच के बैठे थे कि हम क्या करते हैं, जो राजस्व है उसको फिक्स कर देते हैं तो हमको रेगुलर क्या मिलता रहेगा, हमारा जो राजस्व है वो मिलता रहेगा, ऐसा अंग्रेजों को लगा। अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि इस प्रक्रिया से जो छोटे किसान हैं और जो धनी भूस्वामी हैं उनका एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास खेती में सुधार करने के लिए पूंजी भी होगी और उद्यम भी होगा, ठीक है, यानी कि किसानों को फायदा हो जाएगा, ऐसा इन अधिकारियों को लग रहा है। ब्रिटिश शासन के पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर भी ये वर्ग जो है कंपनी के प्रति क्या रहेगा, वफादार रहेगा, ऐसा इनको लगने लगा था। लेकिन क्या होता है, ऐसा हो नहीं पाता है।
जैसा जैसा अंग्रेजों ने सोचा था, जो जो सोच के वो स्तंभदारी बंदोबस्त को लेके आए थे, रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, अब समस्या ये आ रही थी इनके सामने कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कृषि सुधार करने के लिए साथ साथ राज्य को जो निर्धारित राजस्व है उसको अदा करने का ठेका ले ले, यानी एक ऐसा व्यक्ति हो जो राज्य को टैक्स इकट्ठा करके भी दे और कृषि में सुधार करने के लिए कार्य भी करे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो कंपनी के अधिकारियों ने क्या करा, उनके बीच में खूब चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ और लास्ट में ये इन्होंने फैसला किया कि स्तंभदारी बंदोबस्त जो है हम इसको लागू कर देते हैं। और लागू करने के बाद जिम्मेदारी किसको देंगे टैक्स इकट्ठा करने की, तो जो जमींदार होते थे उस समय में, इन्होंने ये डिसाइड करा कि जो जमींदार हैं उनको हम राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दे देंगे, ये हमको टैक्स इकट्ठा करके दे दिया करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें इन्होंने सोची। देखिए, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजों ने क्या सोचकर स्तंभदारी बंदोबस्त को लेकर आए थे कि भाई उनको रेगुलर टैक्स मिलेगा, उनको फायदा होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इस प्रकार जमींदार जो था ना, वो गांव में एक भूस्वामी नहीं बल्कि वो राज्य का एक संग्राहक हो गया। पहले जमींदार की एक अलग वैल्यू होती थी, जमींदार का मतलब जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी, अब उसकी वो वैल्यू नहीं रह गई। अब तो वो एक मतलब अंग्रेजों का टैक्स इकट्ठा करने वाला व्यक्ति बच गया है, बस ये हुआ था। जमींदारों के नीचे बहुत सारे गांव होते थे, कभी कभी ऐसा होता था एक जमींदार के नीचे 400 गांव होते थे, यानी जमींदार को उन 400 गांवों से टैक्स इकट्ठा करके आगे पहुंचाना था। ठीक है, जमींदारों से ये उम्मीद की जाती थी कि वे कंपनी को नियमित रूप से जो टैक्स है, राजस्व है, वो देते रहेंगे। यदि वो ऐसा करने में असफल होते थे तो उनकी संपदा जो है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस था जमींदारों के। ये रिपीट हो गया है, आगे देखो, तो ये आपको समझ में आया। आगे देखते हैं, राजस्व के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे, ये भी एक टॉपिक है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि क्या हुआ है, किस प्रकार से अंग्रेज स्तंभदारी बंदोबस्त लेके आए हैं, क्या सोचकर लेके आए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि भाई जो जमींदार थे वो टैक्स देने से चूक जाते थे, यानी कि कई बार टैक्स नहीं देते थे वो। ठीक है, तो राजस्व के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे, तो ये आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं कि जमींदार आखिर राजस्व क्यों नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए, कंपनी को ऐसा लग रहा था कि राजस्व की दर निश्चित करने से कंपनी को एक निश्चित आय मिलने लगेगी। ठीक है, हर महीने उनकी एक इनकम होने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जमींदार जो थे वो अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते थे, यानी वो उसको नहीं दे पा रहे थे, जिससे उनकी जो बकाया था, जो पेंडिंग अमाउंट था, वो बढ़ता जा रहा था। अब मान लो इस मंथ का टैक्स है, मान लो नवंबर मंथ का टैक्स है, नहीं दिया तो नवंबर मंथ का टैक्स बच गया, फिर अगला दिसंबर मंथ आएगा मान लीजिए। ठीक है, दिसंबर में भी टैक्स नहीं दिया, वो भी जुड़ गया, यानी वो जुड़ता जा रहा है, फिर जनवरी आएगा। तो इस तरीके से टैक्स का अमाउंट जो था, बकाया जो था, वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, वो टैक्स दे नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए लास्ट में फिर क्या होती थी, नीलामी होती थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर जमींदार जो टैक्स नहीं दे रहे हैं ना, उसका कारण क्या है। ठीक है, क्या रीजन है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, कई सारे कारण है, एक कारण नहीं बल्कि कई सारे कारण है। देखिए, सबसे पहला कारण तो था कि जो जो टैक्स की जो मांगे थी, जो दर थी, वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, यानी जिस समय में इन्होंने टैक्स लगाया था उस समय में अगर हम देखें तो ये जो जो टैक्स की राशि थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ये ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। उस समय कृषि की उपज की कीमत कम थी, यानी कि कृषि की जो उपज है उसकी कीमत कम है, टैक्स ज़्यादा है। ये वही बात हो गई कि हमारी कमाई तो कम है लेकिन टैक्स ज़्यादा है, जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम टैक्स देने की तरफ जा रहे हैं, तो हम कैसे बचा पाएंगे। तो वही चीज़ थी कि जो कृषि की जो फसलें थी उसकी कीमत कम थी, उपज की कीमत कम थी, लेकिन टैक्स का अमाउंट ज़्यादा था। इसके कारण किसानों के लिए, जमींदार को उनकी राशि को चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कुछ बचत नहीं हो पाती थी किसान की। ठीक है, एक तो ये कारण था। जब जमींदार को किसान राजस्व देगा ही नहीं तो जमींदार आगे कंपनी को कैसे दे सकता है, आप खुद से सोचिए। राजस्व जो था वो फिक्स था, निर्धारित था, निश्चित था। फसल अच्छी हो या फसल खराब हो, राजस्व ठीक समय पर देना होता था। ठीक है, अंग्रेजों को कोई मतलब ही नहीं था कि फसल अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, उनको बस क्या था, अपना भाई टाइम पे उनको टैक्स चाहिए, बस उनको इसी चीज़ से मतलब था। फिर अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, एक नई विधि बना रखी थी जिसको जिसको सूर्यास्त विधि कहते हैं। सूर्यास्त विधि को अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब है लास्ट डेट। ठीक है, सूर्यास्त विधि बोले तो इसका अर्थ हो जाएगा लास्ट डेट। लास्ट डेट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो उस फॉर्म को भरने की एक लास्ट डेट होती है ना, कि भाई इतनी तारीख तक आपको फॉर्म भर देना है वरना डेट खत्म हो जाएगी, फिर आप नहीं भर पाओगे।
इसी तरीके से सूर्यास्त विधि भी लास्ट डेट है, यानी कि एक डेट हो जाती थी कि भाई मान लो जैसे कि 1 नवंबर, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, 1 नवंबर को शाम को सूरज ढलने से पहले यानी कि सूर्यास्त होने से पहले अपने को टैक्स मिल जाना चाहिए। अंग्रेज कहते थे कि भाई हमको 1 नवंबर को सूर्य ढलने से पहले सूर्यास्त से पहले टैक्स मिल जाना चाहिए, तो इसी को सूर्यास्त विधि कहा जाता है। ठीक है, तो अब सूर्यास्त विधि में क्या होता है समझिए। सूर्यास्त विधि जो थी कानून के अनुसार एक निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले भुगतान जरूरी होता था, यानी सूर्य अस्त होने से पहले जो भी टैक्स है कलेक्शन है वो दे देना है इनको, अगर नहीं दोगे तो फिर क्या करेंगे अंग्रेज, जमींदारी को नीलाम कर देंगे। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त ने जमींदार की जो शक्ति थी उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया था और उनको किसान से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। कहाँ एक समय ऐसा होता था जब जमींदार बहुत वैल्यूएबल होते थे, उनके पास बहुत वैल्यू होती थी, खुद की सेना होती थी जमींदारों के पास, खुद के किले होते थे, बहुत पैसा होता था। ठीक है, इनका शासन में बहुत हाथ होता था। ठीक है, सत्ता तक इनकी पहुंच होती थी, एक वैल्यू होती थी जमींदार की। अंग्रेजों ने देखा कि जमींदार बहुत ताकतवर है, उन्होंने उनकी शक्ति को कम करा, उन्होंने उसको क्या करा, केवल टैक्स इकट्ठा करने वाला व्यक्ति बना दिया और अपनी जमींदारी वगैरह मैनेज कर सके, बस इतना ही उसके पास काम बचा, इतनी ही उसके पास क्षमता बची। कंपनी जो है जमींदारों को नियंत्रित रखना चाहती थी, कंट्रोल में रखना चाहती थी। ठीक है, और उनकी स्वायत्ता को सीमित करना चाहती थी, क्योंकि जो उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, उनके पास जो ताकत थी उसको वो कंट्रोल में करना चाहती थी। ठीक है, जमींदार की जो सैन्य टुकड़ियां थी उसको भी अंग्रेजों ने भंग कर दिया कि भाई तुम सैन्य टुकड़ी नहीं रख सकते हो, तुम्हें कोई सैन्य टुकड़ी रखने की जरूरत नहीं है, उसको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। इससे पहले इनके पास सैन्य टुकड़ी और किले वगैरह सब थे। ठीक है, और जो इनकी कचहरी वगैरह भी होती थी, तो इनकी कचहरी को कंपनी के द्वारा कलेक्टर की देखरेख में रख दिया, यानी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो कलेक्टर है उसकी देखरेख में होगा। अब ये अपनी कचहरी वगैरह नहीं चला सकते। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति भी छीन ली। पहले इनके पास ये भी शक्ति होती थी मुगल काल में, अगर आप पढ़ोगे तो, अब वो चीज़ इन्होंने छीन ली है। जमींदारों के अधिकार जो थे वो पूरी तरीके से सीमित कर दिए, यानी कि कंट्रोल में कर दिए। ठीक है, इससे लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जमींदार जो थे बहुत ताकतवर वर्ग होता था। ठीक है, कितनी इनके पास पावर होती थी वो हमने पढ़ा था, लेकिन अब उन चीज़ों को अंग्रेज आने के बाद कंट्रोल में करने लगे हैं। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी जिसको अमला कहा जाता था वो गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण में कई प्रकार की इसको समस्याएं देखने को मिलती थी। ठीक है, अब जमींदार भी जो था ना, 400 गांव है जमींदार के पास, तो वो हर जगह खुद से तो जाएगा नहीं, तो जमींदार के नीचे भी काम करने वाले लोग होते थे जिसको अमला कहा जाता था। अमला जो होता था वो हर गांव में जाता था और वहां से टैक्स को इकट्ठा करने का कार्य करता था। ठीक है, जमींदार की तरफ से ये काम करता था। कभी कभी क्या होता था, फसल खराब हो जाती थी या नीची कीमत होने के कारण किसान जो थे वो टैक्स की राशि जो है वो चुका नहीं पाते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था चुका पाना। ठीक है, कभी कभी किसान जानबूझकर भी भुगतान करते थे, ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना। कभी कभी किसान ना क्या करते थे, जानबूझकर भी भुगतान नहीं करते थे। ठीक है, उसमें देरी करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि भाई इसको नुकसान पहुंचे आगे। धनवान किसान और गांव के जो मुखिया होते थे और जोतदार मंडल, ये जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि इनको मजा आता था कि जब इनको पता है अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो आगे अंग्रेज जो है इसकी संपत्ति को नीलाम कर देंगे, तो उनको मजा आता था बहुत ज़्यादा। तो वो जानबूझ के क्या करते थे, उनको नहीं देते थे टैक्स, यानी कि डिले करते रहते थे। ठीक है, क्योंकि जमींदार जो है आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ताकत भी अंग्रेजों ने सीमित कर रखी थी। तो ये चल रहा था सिस्टम। जमींदार जो थे वो बाकीदारों पे मुकदमा तो चला सकता था, उसको अधिकार था, लेकिन मुकदमे से होगा क्या, क्योंकि कानून जो था उसकी जो प्रोसेस थी वो लंबी थी। मुकदमा चलाएगा, पता लगे कि जब तक वो मुकदमे की सुनवाई हो रही है तब तक उसकी जमींदारी ही नीलाम हो गई, तो उससे कोई फायदा थोड़ी था, लंबा चलता था केस। तो 1798 में बर्दवान जिले में ही राजस्व भुगतान के लगभग 30,000 के करीब मामले पहले से पेंडिंग पड़े हैं। पहले से 30,000 के करीब मामले पेंडिंग है कोर्ट में, अदालत में। तो क्या करेगा वो, कानूनी कार्रवाई करके, तो कोई रास्ता ही नहीं था जमींदार के पास। अगला टॉपिक है जोतदारों का उदय। अब ये जोतदार कौन है ये समझिए। ठीक है, जो जोतदार होते थे ना ये अमीर किसान होते थे, यानी ये भी किसान ही होते थे एक तरह से, लेकिन ये पैसे वाले होते थे, अमीर होते थे, इनका वर्चस्व होता था, दबदबा होता था गांव में। तो देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक तरफ जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ धनी किसान ऐसे थे, इनके समूह जो थे जो गांव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। एक तरफ जमींदार कमजोर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ
कुछ धनी किसान जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं, इनको जोतदार कहा जाता है। ठीक है, तो जमींदार क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। आपको याद रखना, जमींदार जो हो रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं, और जोतदार जो है वो क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। दोनों चीजें याद रखना, क्योंकि आगे यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। फ्रांसिस बुकानन एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, अंग्रेजों के लिए काम करता था, सर्वे वगैरह करा करता था। इसके बारे में देखिए, फ्रांसिस बुकानन ने जब उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में एक सर्वे करने गया, तब उसने धनी किसानों के इस वर्ग यानी जो जोतदार है इसके बारे में लिखा। ठीक है, बुकानन लिखता है जोतदारों के बारे में। क्या लिखता है वो भी हम आगे देखें। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जोतदार जो होते थे, इन्होंने जमीन के जो बड़े बड़े हिस्से थे, कभी कभी क्या होता था, ये कई हजार एकड़ में फैली हुई जमीनें जो थी इन्होंने अर्जित कर ली थी, यानी कि प्राप्त कर ली थी। अब सोचो, इनके पास अगर हजारों एकड़ की जमीन है तो ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ये अमीर लोग हैं। जिनके पास इतनी जमीन होगी वो अमीर होंगे, और जो अमीर होंगे उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व भी होगा भाई। ठीक है, गांव के लोगों पे, गांव के अन्य किसानों पे, गरीब किसानों पे इनका वर्चस्व भी होगा। तो ये था। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी जोतदार का जो था वो नियंत्रण होता था। स्थानीय जो व्यापार था उस पर भी इनका कंट्रोल था, और साहूकार जो दूसरों को पैसे उधार देते थे ब्याज वगैरह पे, इन पे भी इनका पूरा कंट्रोल होता था। जोतदार के द्वारा जो गरीब काश्तकार थे, गरीब जो किसान वगैरह या मजदूर वगैरह थे, उन पर बहुत शक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, उन पे पूरा दबदबा अपना बना के रखते थे। जोतदार की जमीन का जो बड़ा हिस्सा था वो बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था। बटाईदार का मतलब क्या है, अब समझिए। जोतदार क्या है, अभी हमने पढ़ा कि ये बहुत अमीर आदमी है। ठीक है, जो अमीर आदमी है तो इसके पास ज़मीन बहुत सारी है। अब आप देखो, जब ये बहुत अमीर आदमी है तो क्या ये अपनी बड़ी बड़ी ज़मीनों पे खुद खेती करेंगे, तो खुद से तो करेंगे नहीं, फिर किससे करवाएंगे, ये खेती करवाएंगे मजदूर से। ठीक है, यानी अन्य किसानों से, जो किसान मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, उनसे खेती करवाएंगे। तो इन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उसका बड़ा हिस्सा जो है वो बटाईदार वही है जो किराए पे ज़मीन लेके कार्य करते हैं। ठीक है, तो उनसे काम करते थे। ये जो बटाईदार होते थे, जो कि मजदूर होते थे, ये अपना हल लाते थे, अपनी मेहनत करते थे, फसल भी उगाते थे, और बाद में आधा हिस्सा यानी 50% जो फसल है वो इनको दे देते थे जोतदारों को। ठीक है, तो इनका क्या होता था, बैठे बैठे काम चल जाता था, इनको कुछ करना ही नहीं। खेती करने के लिए मजदूर आएंगे, खेती करेंगे, अपना सामान लेके आएंगे, अपने औजार वगैरह, खेती करेंगे, लास्ट में 50% फसल ले जाएंगे और 50% हमको दे देंगे। तो इनको बैठे बैठे बहुत मिल जाता था, क्योंकि ज़मीनें हजारों एकड़ में इनके पास होती थी। गांव में जोतदार की जो शक्ति थी वो जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी। जमींदार उतने ताकत नहीं थे जितने जोतदार गाँव में ताकतवर हो गए थे। ठीक है, जमींदार जो थे वो शहरी इलाकों में रहते थे, क्योंकि जमींदार शहरों में रहते थे, लेकिन जोतदार जो थे वो उनके साथ गाँव में रहते थे। अब जोतदार अगर उनके साथ गाँव में रह रहा है तो इनका क्या होगा, गाँव में दबदबा भी होगा, प्लस गाँव के जो किसान वगैरह हैं वो इनकी बात भी मानेंगे, क्योंकि जो उनके साथ ही रह रहा है वो। जोतदारों का जो नियंत्रण था वो ग्रामवासियों के बड़े हिस्से पर होता था। जमींदार के द्वारा गाँव के लगान को बढ़ाने के लिए, अब जब बढ़ाया जाता था तो कई बार ये क्या करते थे, उसका विरोध करते थे। देखिए, एक दो बार ऐसा भी हुआ है कई जगह पे। ठीक है, कि जमींदारों ने क्या करा है, टैक्स को बढ़ाने का प्रयास करा है, क्योंकि भाई उनको नुकसान हो रहा था। इन्होंने क्या करा, टैक्स को बढ़ाने का प्रयास किया, यानी कि लगान जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। जब ये टैक्स को बढ़ाने का प्रयास करते थे तो गांव के किसान तो विरोध करेंगे, जोतदार जानबूझकर विरोध करते थे, क्योंकि वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जमींदारों को अपना कर्तव्य का पालन करने से भी रोकते थे, यानी जमींदार अपना काम सही से ना कर पाए इस चीज़ से भी रोका करते थे ये। ठीक है, जो किसान जोतदारों पे निर्भर थे, कुछ किसान ऐसे थे जो जोतदारों पे निर्भर थे, उनकी ज़मीनों पे खेती किया करते थे, उन्हें वो अपने पक्ष में एकजुट करके रखते थे, भाई कि हमारे साथ ही रहना है। जोतदार किसानों को जानबूझकर राजस्व ना जमा करने या देरी करने पे उकसाते थे। ठीक है, कहते थे कि जमींदार आए तो टैक्स मत देना, या कल देंगे परसों देंगे, इस तरीके से लेट करवाना। जितना लेट करवाओगे, जितना टैक्स नहीं दोगे, उतनी ही तलवार लटकेगी। किसके ऊपर लटकेगी, जमींदार के ऊपर, क्योंकि अंग्रेजों ने तो भाई फिक्स है, सूर्यास्त विधि बना रखी है कि भाई हमें तो इस डेट को चाहिए अपना टैक्स, नहीं दिलाओगे तो हम नीलाम कर देंगे। तो ये जानबूझ के करवाते थे ऐसा। ठीक है, क्योंकि राजस्व का समय पर अगर भुगतान ना करेंगे तो जमींदार की जमींदारी जो है नीलाम हो जाएगी। ऐसे में जोतदार क्या करते थे, पैसे वाले तो थे, ये जानबूझकर लेट करवाते थे, बाद में जाके उनकी ज़मीनें खुद ही खरीद लेते थे बोली में जाके। तो ये उनके साथ सही खेल कर रहे थे, ये आपको समझना है। उत्तरी बंगाल में जोतदार जो थे वो सबसे अधिक शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कैसे,
ये सारी चीजें आपने समझ ली, ठीक है। धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में प्रभावशाली थे। जोतदार के अलावा अलावा जो गांव के मुखिया हैं या अन्य धनी किसान हैं वो भी कहीं ना कहीं ताकतवर होते थे। कुछ जगह पर इनको हवलदार या फिर गांटीदार या मंडल भी कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है पेपर में ये भी पूछ ले। जब जमींदारों ने देखा कि भाई उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता है, उनकी संपत्ति को छीना जा रहा है, तो उन्होंने भी एक तरीका निकाला। उन्होंने कुछ प्रयास करे, कुछ तरीके निकाले कि वो किस तरीके से अपनी जमींदारी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जमींदार जो थे वो किस प्रकार से अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचाते थे, हमको ये समझना है, क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि जमींदार किस प्रकार से अपनी जमींदारी को बचा लेते थे। तो देखिए, एक सबसे बेस्ट तरीका जो था वो फर्जी बिक्री। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फर्जी बिक्री के तहत क्या होता था, जमींदार अपने ही एजेंट को, अपने ही जो लोग होते थे, चेले चपाटे हैं, उनको भेज देता था कि जाओ भाई फर्जी बोली लगाओ। बार बार फर्जी बोली लगेगी, लास्ट में अमाउंट दिया नहीं जाएगा, तो दोबारा होगा, तिबारा होगा, 2 3 4 बार यही प्रोसेस चलती रहती थी। तो लास्ट में कम दाम में क्या हो जाता था, उसको खरीद लेते थे, जमींदार खुद से ही खरीदवा लेता था। तो ये होता था। तो फर्जी बिक्री एक ऐसा तरीका था या एक ऐसी तरकीब थी जिससे जो जमींदार लोग होते थे ये क्या करते थे, अपनी जमींदारी बचा लेते थे। एग्जाम्पल, बर्दवान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, यानी अपनी माँ के नाम कर दिया, क्योंकि कंपनी जो थी वो महिलाओं की संपत्ति को नहीं छीनती थी। तो देखिए, एक तरीका ये भी है, अपनी संपत्ति को महिला के नाम पे कर देना, अपने परिवार की स्त्री के नाम पे कर देना, चाहे वो अपनी पत्नी के नाम पे करे, अपनी माता के नाम पे करे, ठीक है। महिला के नाम पे अगर कर देगा तो जो महिला की संपत्ति होती थी उसको कंपनी नहीं छीनती थी। तो एक तरीका तो इन्होंने ये निकाल लिया था। इसके बाद जमींदार की जो संपत्ति होती थी उसकी नीलामी के समय पे अपने ही आदमी को बोल देते थे कि ऊंची ऊंची बोली लगाओ। अब ऊंची ऊंची बोली लगा के क्या होता था, उसको खरीद लेते थे। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को देने से इनकार कर दिया कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ऐसे में क्या होता था, फिर दोबारा से बोली लगवाई जाती थी, यानी फिर से दिन डिसाइड होगा कि भाई इस दिन बोली लगेगी, ठीक है। फिर वही प्रोसेस होगा, बार बार यही होगा। तो ऐसे में क्या होगा, डिले होता जाएगा। तो एक बार फिर लास्ट में ये हो जाता था कि जब बार बार यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी, कोई उसे खरीदता नहीं था, कोई, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता था कि बोली लगाने वाले ही नहीं आते थे वहाँ पे। जब बोली लगाने वाले नहीं होते थे तो अंत में जमींदार जो होता था वो कम दाम में, यानी बहुत कम दाम में वापस से अपनी संपत्ति को खरीद लेता था। तो ये अच्छा तरीका इन्होंने निकाल रखा था। एक तरीका ये भी है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति, ठीक है, बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन मान लो अगर खरीद ले, कोई बाहर का व्यक्ति खरीद ले, ठीक है, तब उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिल पाएगा। यानी जमीन तो उन्होंने खरीद ली, नीलामी में गए, बोली लगाई और जमीन खरीद ली। कभी कभी तो क्या होता था, जमींदार के जो पुराने लठियाल होते थे, जो लाठी लेके उनके साथ खड़े रहते थे, ठीक है, उनके मतलब जो उनके जो व्यक्ति होते थे वो नए खरीदार जो होता था उसको मार पीट कर भगा देते थे। यानी कि मान लो किसी व्यक्ति ने बोली लगा के खरीद लिया, बाद में जा रहा है ज़मीन पे कब्जा लेने या ज़मीन पे कोई कार्य करने, तो वहाँ पे पहले से वो खड़े होते थे, उनको मार मार के भगा देते थे। तो वो उनको भगा देते थे तो पैसा भी गया और ज़मीन भी गई, ये वाली हालत हो जाती थी। तो पुराने जो रैयत होते थे, पुराने जो किसान होते थे, वो बाहरी लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे, ठीक है। पुराने किसान बाहरी लोगों को ज़मीन में नहीं घुसने देते थे, क्योंकि अपने जो पुराना जमींदार होता था उससे वो अपना जुड़ाव महसूस करते थे, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके प्रति वफादार होते थे। तो इसलिए बाहरी लोगों को भी वो ज़मीन नहीं मिल पाती थी। तो एक तरीका ये भी हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन है 5वीं रिपोर्ट का। देखिए, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपके पेपर में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। 5वीं रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है तो कम आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, चांस कम है लेकिन फिर भी आ सकता है। तो चलिए इसे देखते हैं। 1813 में क्या है, ब्रिटिश संसद में, जो ब्रिटेन की संसद थी, वहाँ पे एक रिपोर्ट पेश की गई। देखिए होता क्या था, ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में व्यापार कर रही थी। तो भारत में बहुत सारी धांधलियाँ होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार था। तो जो जो यहाँ पे होता था उसकी जो चर्चा है वो ब्रिटेन की संसद में होती थी, ठीक है। तो 1813 में ब्रिटेन की संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो प्रशासन था, इसका जो शासन चल रहा था और इसका जो क्रियाकलाप थे, जो काम करने का तरीका था, इसके विषय में जानकारी दी गई रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। ये उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी, ठीक है, 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया 5वीं रिपोर्ट, ठीक है। इसको हम 5वीं रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ये 5वें नंबर की रिपोर्ट थी इसलिए इसका नाम 5वीं रिपोर्ट पड़ गया। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में ये 5वीं रिपोर्ट थी, इसीलिए इसको 5वीं रिपोर्ट के नाम से हम सभी जानते हैं। ये रिपोर्ट जो थी 1002 पन्नों की रिपोर्ट थी। इसमें जमींदार और जो किसान होते थे, रैयत होते थे, रैयत जो है किसान के लिए यूज़ किया जाता है,
ठीक है, इनकी अर्जियां होती थी कि भाई जमींदार और किसानों ने क्या अर्जियां लगाई हैं, ठीक है, कल प्रशासन के लिए, वो सारी चीज़ें थी। अलग अलग जिलों के जो कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर ने क्या रिपोर्ट जारी करी है वो थी। राजस्व विवरण से संबंधित जो सांख्यिकी तालिकाएं थी, टैक्स के विवरण से रिलेटेड पूरा डाटा जो था ये इसके अंदर मिलता है। अधिकारियों के द्वारा बंगाल और मद्रास के जो राजस्व जो टैक्स था और जो न्यायिक प्रशासन था उस पे जो इन्होंने टिप्पणी लिखी थी, जो कमेंट लिखी थी वो था। यानी कि पूरी की पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का किस प्रकार का प्रशासन था वो सारी चीजें आपको इस 5वीं रिपोर्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, कंपनी ने 1760 के दशक के बीच में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, ठीक है, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलाप में बहुत बारीकी से नजर रखी जाती थी और इस पर खूब चर्चा होती थी। ब्रिटेन में ऐसे बहुत सारे समूह थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार का विरोध करते थे। देखिए हो क्या रहा था, अब ब्रिटेन की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये भारत और चाइना के साथ व्यापार कर रही है, बस इसी को अधिकार है ब्रिटेन की कंपनी को यहाँ पे व्यापार करने का। और ब्रिटेन में और भी बहुत सारी कंपनियां थी लेकिन उनको अधिकार नहीं था, इसलिए वहाँ के कुछ लोग ऐसे थे वो इस चीज़ का विरोध करते थे कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों, भाई ब्रिटेन की और भी कंपनियां उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। तो इसलिए ये उसका विरोध पहले से करते थे, क्योंकि यहाँ के कुछ निजी व्यापारी भी थे जो कि वहाँ पे चाहते थे कि भाई भारत के साथ उनका व्यापार हो, उसमें हिस्सा लेना चाहते थे, लाभ कमाना चाहते थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं थी क्योंकि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन थी। तो क्योंकि ब्रिटेन के उद्योगपति, ठीक है, ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर हैं, विनिर्माता, इनके लिए भारत का बाजार जो है वो खुलवाने के लिए उत्सुक थे। वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो ब्रिटेन के उद्योगपति हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी मौका मिले उनके साथ व्यापार करने के लिए, इसलिए यहाँ पे खूब चर्चा हुआ करती थी, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में। तो ब्रिटेन में ऐसे बहुत से समूह हैं जो भारत चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वो इसका क्या करते थे, विरोध करते थे, क्योंकि वहां पे निजी व्यापारियों की संख्या जो थी वो बढ़ती जा रही थी, जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं भारत से व्यापार करना चाह रहे थे। कई राजनीतिक समूहों का ये कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मिल रहा है लेकिन पूरे ब्रिटेन को नहीं मिल रहा। यानी बंगाल में जो अंग्रेजों ने जो जीत हासिल करी है उसका फायदा केवल एक को मिल रहा है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरे ब्रिटेन को फायदा मिलना चाहिए ना, ऐसा अंग्रेज कहना चाह रहे थे। ठीक है, कंपनी के कुशासन यानी उसका जो शासन था बहुत बुरा था, इसीलिए कुशासन यूज किया जा रहा है, और अव्यवस्थित प्रशासन, बहुत बेकार व्यवस्था थी। ठीक है, इसकी सूचना ब्रिटेन के में जब भी जाती थी तो उसमें खूब बहस होती थी वहां की संसद पे। कंपनी के अधिकारी जो थे वो लालची थे, ठीक है, लालच में पड़े हुए थे, भ्रष्टाचार की घटनाएं होती थी, खूब करप्शन था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब न्यूज़पेपर में छप रही थी कि कंपनी ने इतने का भ्रष्टाचार करा, अधिकारियों ने इतने की रिश्वत मांगी, ऐसी चीजें वहां पहुंचती थी। तो जब वो छपती थी ये खबरें, तो फिर ब्रिटिश संसद में भारत में जो कंपनी का शासन था उसको नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित करे। फिर जब संसद ने समझा कि भाई बहुत ज़्यादा बेकार शासन चल रहा है वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में लेने के लिए, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए कई सारे वहाँ पे कानून बना दिए, अधिनियम पारित कर दिए ब्रिटेन की संसद से। कंपनी को खूब मजबूर किया गया कि वो भारत में जो शासन है उसके विषय में रेगुलर अपनी सारी रिपोर्ट बनाएं और टाइम टू टाइम वो रिपोर्ट भेजा करें। और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए भी उन्होंने कुछ समिति बना दी कि जाओ वहाँ पे देखो, इंडिया में जाके बंगाल में जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कार्य कर रही है, क्या घपला चला रही है वहाँ पे, उसकी जांच करो, देखो। 5वीं रिपोर्ट ऐसी ही एक रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, प्रवर समिति ने ही ये रिपोर्ट बनाई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का विषय बनी, क्योंकि ये जो 5वीं रिपोर्ट थी ये एक मुद्दा बन गई थी जिसपे खूब चर्चाएं हुई थी, कहाँ पे, ब्रिटेन की संसद में। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो बहुमूल्य थे, लेकिन फिर भी हमको एक चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि इस पे पूरा भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि रिपोर्ट किसने बनाई है और किस उद्देश्य से लिखी है। ठीक है, क्या पता भाई वो जानबूझकर इस तरीके से दिखाना चाह रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पे तुले हुए थे। वो ये दिखाना चाह रहे थे कंपनी बुरा शासन कर रही है,
वहाँ पे खूब सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, इस तरीके से केवल अपना अपना पैसा बनाया जा रहा है, उससे कंपनी को ही फायदा मिल रहा है, ब्रिटेन को फायदा नहीं मिल रहा। यानी इसकी खूब आलोचना की जा रही थी। जमींदारी का नीलाम होना, जमींदारी बचाने के लिए जो नए नए हथकंडे अपनाए जाते थे, फर्जी बोली, ये सारी बातें रिपोर्ट में छपी हुई थी, डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ था। तो सब कुछ ब्रिटेन में पता लगता था कि कंपनी यहाँ पे कैसे शासन चला रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला टॉपिक है, ये जो पांचवी रिपोर्ट वाला टॉपिक है, ये अपना हो जाता है खत्म। अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है कुदाल और हल का, ठीक है। कुदाल और हल जो है वो प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है? हल जो है वो कहीं ना कहीं प्रतीक है संथालों का, ठीक है। संथाल कौन थे ये हम आगे बढ़ेंगे। हल जो है प्रतीक है कहीं ना कहीं स्थायी कृषि का, ठीक है। तो दूसरी तरफ कुदाल जो है, कुदाल प्रतीक है, ठीक है। कुदाल किस चीज़ का प्रतीक है? कुदाल कहीं ना कहीं प्रतीक है जो पहाड़ी लोग होते हैं जो झूम खेती करते थे, ठीक है, ये झूम खेती का प्रतीक है, ठीक है। ये पहाड़ी लोगों का प्रतीक है, जैसे कि जो हल है वो संथाल लोगों का प्रतीक है, तो ऐसे ही ये पहाड़ी लोगों का प्रतीक है। तो एक लड़ाई होती है कुदाल वर्सेस हल। अब ये कुदार वर्सेस हल का मतलब क्या है, इसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इससे दो प्रकार के लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित होता है। इस टॉपिक में अपने को समझना है, तो इतना आपने समझ लिया। अब चलते हैं टॉपिक पे, कुदाल और हल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए होता क्या है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने क्या करा, जो बुकानन था उसने राजमहल की जो पहाड़ियां थी उसका दौरा करा, उसका विजिट किया। बुकानन ने इन पहाड़ियों को अभेद बताया, क्योंकि पहाड़ियां इतनी घने जंगलों से भरी हुई थी कि वहां पे कोई भी छुप सकता था, कुछ भी हो सकता था, इसलिए उसने उसको अभेद बताया है। वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक इलाका था, ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं ये खतरनाक इलाका है, यहाँ पे बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते हैं क्योंकि उनको लूट लिया जाता है। कौन लूटता है? जो पहाड़ी लोग हैं, ठीक है। बुकानन जो है वो जहां भी जाता था उसको निवासियों, वहां के जो निवासी होते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं शत्रुतापूर्ण व्यवहार मिलता था, क्योंकि जो जंगलों में रहने वाले पहाड़ी लोग थे, जंगली लोग थे, पहाड़ी लोग कहोगे आप इसे, वो ज़्यादातर क्या थे, बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते थे। जब भी कोई वहाँ पे आता था उनको लगता था उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए वो उसको, इसके प्रति उनका व्यवहार जो होता था वो शत्रुतापूर्ण होता था, ठीक है। अब देखो ये लोग जो थे वो कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते थे। जो पहाड़ी लोग होते थे कहीं ना कहीं कंपनी के अधिकारियों से डरे हुए रहते थे, उन्हें लगता था पता नहीं क्या करेंगे, जंगलों को छीन लेंगे, बहुत सारे मन में उनके बातें रहती थी। तो वो उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं होते थे, ठीक है। बुकानन जहाँ भी जाता वहाँ के बारे में अपनी डायरी में लिखता था। जहाँ पे भी उसने भ्रमण किया, वो जहाँ पे भी घूमा, वहाँ के लोगों से मुलाकात की और उनके जो कल्चर था, उनका जो रीति रिवाज था, ठीक है, उसके बारे में, उनके ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में वो अपनी डायरी में लिखता था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई पहाड़ी लोग कौन थे? पहाड़ी लोगों को पहाड़ी क्यों कहा जाता था, पहाड़िया क्यों कहा जाता था? इनकी जो लाइफ स्टाइल है, इनकी जो जीवन शैली है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो अब थोड़ा सा, अभी तक हमने इंट्रो समझा था, अब हम थोड़ा समझते हैं राजमहल की पहाड़ियों के बारे में, कि राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वो जंगलों से भरी हुई थी, वहाँ पे लोग रहते थे जो कबीले वाले थे, जो जनजाति लोग थे, इनको पहाड़ी लोग कहा जाता था, ठीक है, ये पहाड़ी लोग होते थे। इनके बारे में समझेंगे हम। तो देखिए राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले जो लोग थे वो पहाड़ी कहलाते थे, पहाड़ी लोग कहलाते थे। ये जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे, जंगल से इनको जो भी मिलता था, जो भी उपज होती थी उससे अपनी ज़िंदगी जीते थे। पहाड़ी लोग क्या करते थे? झूम खेती करते थे। तो पेपर में आपके आ सकता है झूम खेती क्या है। अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की वीडियो देखी हो तो मैंने आपको वहाँ पे झूम खेती के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए झूम खेती को समझ लेते हैं। देखिए झूम खेती में क्या होता है, जो किसान लोग होते हैं वो किसी एक ज़मीन पे खेती कर रहे होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, सेम उसी टाइम पे एक दूसरी ज़मीन को उन्होंने परती छोड़ दिया होता है, खाली छोड़ दिया होता है, ठीक है। उस ज़मीन पे जंगल उग जाता है, घास उग जाती है, फिर कुछ समय के बाद जब वो वापस से उस ज़मीन पे खेती करने के लिए आते हैं तो उसको जला देते हैं, उसकी राख से कहीं ना कहीं उर्वरक क्षमता जो है उसकी बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको झूम खेती कहते हैं। ये जनजाति वगैरह लोग ही करा करते हैं इसको, ये स्थायी कृषि नहीं होती एक तरह से। तो देखिए किसान क्या है, मान लो एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसान के पास ये 2 खेत हैं, वो उन दोनों खेती पे खेतों पर खेती कर रहा है, अपनी फसलें उगा रहा है। अब इसके पास ये खेत है, इस पे खेती कर रहा है, उसी के पास और भी ज़मीन है, लेकिन वो उस ज़मीन पे खेती नहीं कर रहा, उस ज़मीन को उसने क्या करा है, खाली छोड़ दिया है। मान लीजिए उसके पास एक और ज़मीन है, तो उसने क्या करा, उसको खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ेगा तो उसमें जंगल घास वगैरह उग जाएगी, कुछ घास वगैरह खरपतवार उग जाएगी, लेकिन वो खेती करने में बिजी है, वो अपने काम को नहीं रोक रहा है, काम उसका चल रहा है, खेती कर रहा है,
लेकिन उसके साथ साथ उसने कुछ ज़मीन को खाली छोड़ा हुआ है। फिर अब 2 साल 3 साल 4 साल तक मान लीजिए उसने इस खेत पे खेती करी, इसको 4 साल के लिए खाली छोड़ दिया। अब 4 साल के बाद क्या करेगा, वो इस खेत को छोड़ देगा और शिफ्ट हो जाएगा इस वाले खेत पे, यानी अब इसको जंगल की तरह छोड़ देगा। अब यहाँ पे आएगा तो जो भी उसको ज़मीन दिख रही है उसमें लगा देगा, जो भी मतलब झाड़ी वगैरह दिख रही है उसमें आग लगा देगा। अब जब आग लगा देगा तो पूरी वो जो झाड़ियाँ वो जल जाएंगी, और जो राख है कहीं ना कहीं उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगी। ठीक है, फिर उस पे खेती करेगा। अब इस पे 3 4 साल खेती करेगा, 2 साल 4 साल जो भी उसका टाइम है, तब तक वो दूसरी जमीन को छोड़ देगा। यानी कभी वो यहाँ खेती कर रहा है, 2 साल के बाद दूसरे खेत पे खेती कर रहा है, 2 साल के बाद तीसरे खेत पे खेती कर रहा है, और जिस समय वो खेती कर रहा है तो दूसरी जमीनों को खाली छोड़ रहा है। इसी को कहा जाता है झूम खेती। तो ये जो पहाड़ी लोग थे वो झूम खेती करते थे। ठीक है, तो पहाड़ी लोग जो थे वो जंगल में छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काट कर घास फूस जो होती थी उसको जला देते थे, जमीन को साफ कर लेते थे। राख कहीं ना कहीं पोटास का काम करती थी, जमीन को उपजाऊ बना देती थी। और इस तरीके से वो जमीन पर क्या करते थे, तरह तरह की जो फसलें होती थी, जैसे दाल उगा लेते थे, ज्वार उगा लेते थे, बाजरा उगा लेते थे, तरह तरह की फसलें उगा लेते थे ये लोग। ये कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे, ये कुदाल का प्रयोग करते थे। याद रखना, पहाड़ी लोग जो थे कुदाल का प्रयोग करते थे, जमीन को थोड़ा सा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक उस जमीन पर खेती करते थे, फिर कुछ वर्षों के लिए उसको परती छोड़ देते, यानी उस पर कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे और नए इलाके पे चले जाएंगे, जिससे कि ये जमीन क्या है, जो अपनी खोई हुई जो उर्वरक शक्ति है वापस से पा लेगी। जब इसको दोबारा से अपनी उर्वरक शक्ति मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, फिर वो वापस से इस खेत में आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो एक खेत में खेती कर रहे हैं, दूसरे को खाली छोड़ रहे हैं, यही वाला सिस्टम था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। और ये जो पहाड़ी लोग थे ये जंगलों से, ठीक है, जंगलों से जो खाने के लिए जो भी महुआ के फूल वगैरह मिलते थे उसको इकट्ठा कर लेते थे। बेचने के लिए रेशम की जो कोया वगैरह मिलती थी उसको रख लेते थे। काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, हरी घास वाला इलाका जो था वहाँ पे पशुओं के लिए चरागाह बन जाता था। तो ये सारी मतलब जंगलों के हर एक संसाधन का ये इस्तेमाल कर लेते थे, यूज़ कर लेते थे। तो ये थे पहाड़ी लोग। ठीक है, आगे देखते हैं अब पहाड़ी लोग क्या क्या काम करते हैं। अब देखिए, ये लोग जंगलों में रहते हैं तो वहाँ पे शिकार कर लेते हैं। ठीक है, ये लोग झूम खेती कर लेते हैं और कुदाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये लोग खाद्य जो चीज़ें हैं जंगलों से मिलने वाली उसको बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, काठ कोयला बनाने का काम करते हैं, रेशम के कीड़े वगैरह पालते हैं। तो ये सारे काम करते हैं जो पहाड़ी लोग हैं। पहाड़ी लोगों की जिंदगी जो है ना वो कहीं ना कहीं जंगल से जुड़ी हुई है। आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ये इमली के पेड़ के बीचों बीच में बनी अपनी झोपड़ियों में आराम से रहते थे, जंगलों में आम के पेड़ की छांव में आराम करते थे। एक सुकून वाली लाइफ थी इनकी। पूरे प्रदेश को ये अपनी खुद की पर्सनल निजी भूमि मानते थे। बाहरी लोगों के प्रवेश का ये विरोध करते थे। इनके जो मुखिया होते थे वो समूह में एकता बनाए रखते थे। ठीक है, लेकिन जिंदगी इनकी ठीक है, जंगल से जुड़ी हुई है, सब सही था। लेकिन जैसे जैसे ही अंग्रेज आ जाते हैं कहीं ना कहीं इनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, फिर अगर मान लो कभी कभी इनके बीच में आपसी लड़ाई भी हो जाती है तो ये आपस में सुलझा लेते थे। अन्य जनजाति और मैदानी लोगों के साथ इनकी लड़ाई छिड़ने पर जनजाति का नेतृत्व करते थे। ये क्या करते थे, पहाड़ी लोग जो थे ये ज़्यादातर क्या करते थे, जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग थे उन पे अटैक कर देते थे, उन पे आक्रमण कर देते थे। और मैदानी इलाकों में रहने वाले जो किसान थे उनसे, ठीक है, जो जो किसान स्थायी कृषि करते थे उनको लूट लेते थे। ठीक है, और ऐसा कब करते थे, ज़्यादातर ये कब लूटते थे, ये तब लूटते थे जब ज़्यादातर अभाव या अकाल पड़ जाए। मान लो कोई अकाल पड़ गया, किसी चीज़ की कोई कमी पड़ गई, इनके पास कुछ नहीं है, तो ये जाके क्या करते थे, लूट लाते थे। तो यही काम ये इनका चल रहा था। इसके अलावा ये क्या करते थे, ये जो मैदान में बसे हुए लोग थे, ठीक है, उन पे हमला करके कहीं ना कहीं अपनी ताकत भी दिखाया करते थे। मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। यानी ये कहीं ना कहीं एक्सटोर्सन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसको, जमींदारों को। जमींदारों से ये हफ्ता वसूली कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अगर कहते थे भाई सुकून से रहना है तो इतना पैसा हमारे पास पहुंचा दिया करो। तो इस तरीके का काम भी करते हैं ये पहाड़ी लोग, यानी जमींदारों को भी कहीं ना कहीं ये उनसे नियमित रूप से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो व्यापारी लोग थे, जो पहाड़ियों के द्वारा नियंत्रित रास्तों पे, यानी पहाड़ी वाले रास्तों पे जो लोग व्यापार करने जाते थे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इनको पथ कर देना पड़ता था। पथ कर मतलब रोड टैक्स लगा लो, कि एक तरह से वो इनके इलाके से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए इनको टैक्स देना पड़ेगा, वरना क्या करेंगे, व्यापारी को भी लूट लेंगे। तो व्यापारी भी क्या करते थे, इनको टैक्स देते थे। ठीक है, और पहाड़ी मुखिया जो थे इन व्यापारियों की रक्षा भी करते थे कि अगर तुम हमें टैक्स दे रहे हो, हमें पैसा दे रहे हो, तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, ये चल रहा था। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब स्थायी कृषि
के क्षेत्र में विस्तार होने लगा, स्थायी कृषि का क्षेत्र बढ़ने लगा, तो अंग्रेजों ने क्या करा, जंगलों की कटाई सफाई का काम जो था उसको बढ़ाया। अब सोचो, जंगलों में रहने वाले कौन है, पहाड़ी। अंग्रेज आ गया। अब अंग्रेज जो है झूम खेती नहीं पसंद करते, वो सोच रहे हैं जंगलों को कर दिया जाए साफ और बना दें खेत और वहां पे होगी खेती। अब जब इनको कहीं ना कहीं अंग्रेज जंगलों को खत्म करवाने लगे, तो ये जो लोग हैं जंगलों में रहने वाले पहाड़ी लोग हैं, इनको तो नुकसान होगा, इनको तो दिक्कत होगी। तो यही होता है, ठीक है। तो जमींदार और जोतदार जो थे, इन्होंने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। जो भी खाली भूमि थी सब जगह धान लगा दिया। खेती का विस्तार होने लगा, अंग्रेजों को फायदा होने लगा, क्योंकि उनको जो खूब राजस्व मिलने लगा। जब फसल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है राजस्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो वे क्या करते थे, अंग्रेज जो थे ना, वो जंगलों को उजाड़ मानते हैं। पहाड़ी लोगों के लिए तो जंगल तो उनकी लाइफ है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के लिए जंगल उजाड़ है, वो जंगलों को पसंद नहीं करते थे। और जंगल में रहने वाले जो लोग थे उनको अंग्रेज असभ्य मानते थे, यानी पहाड़ी लोगों को कहते थे कि ये असभ्य है, ये बर्बर है, ये उपद्रवी हैं, ये बेकार लोग हैं, ऐसा ये मानते थे, ठीक है। इनको ये भी पता था कि इन पर शासन करना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों में जाके छुप जाते हैं, अंग्रेज जाएंगे तो अंग्रेजों को भी मार देंगे, तो इसलिए इन पर शासन करना इनको कठिन लगता था। इसलिए अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां पे स्थायी कृषि करनी चाहिए, ठीक है, और जंगली लोगों को पालतू वो सभ्य बनाना चाहिए ताकि वो उनके जैसे हो जाएं, और उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा, ठीक है, खेती का धंधा करवाना होगा, झूम खेती खत्म करवानी होगी, जंगलों को साफ करके उनसे स्थायी कृषि करवानी होगी, ऐसा अंग्रेज चाह रहे थे। अंग्रेजों ने इसके लिए प्रयास भी कराए, ठीक है। जैसे जैसे स्थायी कृषि का विस्तार होता है, जंगल और चरागाह की जमीन जो है वो कम होने लग जाती है। इससे पहाड़ी लोग जो थे, स्थायी खेती करने वाले जो थे, इनके बीच में झगड़ा तेज हो जाता है। अब देखो, दो तरीके के लोग हैं, एक पहाड़ी लोग हैं, ठीक है, जो कि करते हैं झूम खेती, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो करते हैं स्थायी कृषि, ठीक है। अब स्थायी कृषि जो है वो बढ़ रही है और पहाड़ी इलाकों में से जंगल घट रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होने लगा है, नुकसान होने लगा है। तो पहाड़ी लोग जो थे वो पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांव पे हमला करने लगे, क्योंकि भाई इनको नुकसान हो रहा है, तो अब ये हमला करेंगे, लूटेंगे। गांव वाले जो थे वो अनाज और पशु जो उनका होता था वो छीन ले जाते थे। पहाड़ी लोग आते थे, इनके अनाज और पशु उनसे छीन लेते थे। अंग्रेजों को जब पता लगता है तो अंग्रेज ने क्या करा, इन पे काबू करने का प्रयास करा, क्योंकि अंग्रेज ये सोच रहे थे कि भाई जो हक हमें है लूटने खसूटने का, तो हक हमको है, ये क्यों लूट रहे हैं। तो ये चीज़ अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी, तो अंग्रेजों ने इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास किया। 1770 के दशक में अंग्रेज अधिकारियों ने पहाड़ी लोगों को मारने और इनका संहार करने की क्रूर नीति अपना ली कि जहाँ पे भी पहाड़ी दिखे मार दो सीधा, ठीक है, उसे खत्म ही कर दो। इन्होंने ये नीति अपना ली। 1780 के दशक में भागलपुर का जो कलेक्टर था ऑगस्टस क्वींसलैंड, इसने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित करी। इसने सोचा कि क्यों ना हम एक बार बातचीत से इनको सुलझा लें, अगर सुलझ जाता है तो। इसके अनुसार जो पहाड़ी मुखिया थे उसको इन्होंने बोला कि हम आपको वार्षिक भत्ता दे देंगे, यानी हर साल आपको पैसा दे देंगे, बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आदमियों को बोलना पड़ेगा कि अपना चाल चलन ठीक कर ले, किसी को लूटना पीटना ये सब बंद कर दें, ठीक है, ऐसा इन्होंने इनसे कहा। लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखिया जो थे उन्होंने भत्ता लेने से मना कर दिया कि भाई अपने को नहीं चाहिए, इन्होंने सीधा मना कर दिया। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने भत्ता ले लिया, उनके समुदाय के लोगों ने, यानी उनको, उनके जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने उनको अपनी समुदाय से निकाल दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुमने तो उनसे पैसे खा लिए अंग्रेजों से। जब भी शांति स्थापना के अभियान चलाए जा रहे थे तब पहाड़ी लोग अपने आप को सैन्य बलों से बचाने के लिए, बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भाग में गए। अब भाई पहाड़ में क्या है, वो भीतर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे जंगल साफ होते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं भीतर की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है, इनके पास ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। इसी कारण जब 1810-1811 में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा करी तो स्वाभाविक है कि पहाड़ी लोग जो थे बुकानन को संदेह की नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये तो अंग्रेजों का चमचा है, अंग्रेजों का अधिकारी है, कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुंचाने आया। इसलिए पहाड़ी लोग जो थे उसको कुछ भी बात करने से भी डर रहे थे, ठीक है। उनको ये लग रहा था कि ये अंग्रेज जो है ये सब जंगलों को नष्ट करने आए हैं, उनकी जीवन शैली जो है उसको बदलना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी पहाड़ी लोग और उनकी लाइफ। अब पहाड़ी लोगों के लिए एक नया खतरा सामने आ रहा था। नया खतरा क्या था ये समझिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, संथाल वाला क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, उन्हीं दिनों एक नया खतरे की सूचना मिली पहाड़ी लोगों को, वो थी संथाल। संथाल लोग जो थे इनका आगमन, यानी संथाल लोग यहाँ पे आने लगे थे।
संताल लोग जो थे वहाँ के जंगलों को सफाया करते हुए, यानी जो भी उनको जंगल दिख रहे थे सबको काट पीट के सफाया कर रहे थे, इमारती लकड़ी जो थी उसकी काट रहे थे, जमीन को जोतते थे, चावल और कपास उगाते थे और इस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। ठीक है, ये जो संथाल लोग थे ये क्या करते थे, ये स्थायी कृषि करते थे। ठीक है, संथाल लोग क्या करते थे, स्थायी कृषि करते थे। ठीक है, स्थायी कृषि ये करा करते थे। अब कहीं ना कहीं जंगलों को साफ करने लगे हैं, जबकि पहाड़ी लोग जंगलों को नहीं काटते हैं, वो तो जंगलों पे ही निर्भर होते हैं। तो इनके ये पहाड़ी लोगों के लिए नया खतरा बन रहे थे संथाल लोग। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कुदाल वर्सेस हल, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कुदाल वर्सेस हल, वो यही है, यानी कि पहाड़ी वर्सेस संथाल। एक तरफ पहाड़ी लोग हैं, दूसरी तरफ संथाल लोग हैं। ठीक है, अब देखते हैं, संथाल लोगों ने निचली पहाड़ियों में अपना कब्जा जमा लिया। अब देखो पहाड़ी का जो निचला हिस्सा है यहाँ पे तो संथाल लोगों ने कब्जा जमा लिया, तो अब पहाड़ियों को और भीतर घुसना पड़ा। ठीक है, पहाड़ी लोगों को और ज़्यादा भीतर घुसना पड़ा, इसलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में भीतर की ओर और हटना पड़ा मजबूर होके। पहाड़ी लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहाड़ी लोग कुदाल का प्रयोग करते थे। इसलिए यदि कुदाल को पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को हम किसका प्रतीक मानेंगे, संथालों का प्रतीक मानेंगे। कुदाल और हल की ये लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चली। कुदाल की लड़ाई का मतलब है एक तरफ पहाड़ी है दूसरी तरफ संथाल है, इनके बीच की लड़ाई जो है लंबे समय तक चलती रही। अब थोड़ा सा संथालों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, गुंजरिया जो पहाड़ी इलाका है, तो ये राजमहल श्रृंखलाओं का एक हिस्सा होता था। राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी उसका एक छोटा सा पार्ट था। यहाँ पे संथाल लोग आए 1800 में। इन्होंने क्या करा, जितना भी जंगल था सबको काट दिया और खेती के लिए बढ़िया प्लेन जगह बना दी। 1800 के 10 में के अंत में जब बुकानन इस गुंजरिया वाले इलाके से गया, ठीक है, तो उसने देखा और आसपास की जो ज़मीन थी वो खेती के लिए अभी अभी जुती थी, यानी वो समझ गया कि भाई बिल्कुल साफ सुथरा इन्होंने बना दिया है। वहाँ के भूदृश्य को देख के बुकानन जो था वो अचंभित हो गया, क्योंकि जब वो पहले कभी आया होगा तो उसने वहाँ पे जंगल देखा होगा, लेकिन अब देखा उसने जंगल साफ है, वहाँ पे तो खेत बन गए। तो इसलिए वो बहुत हैरान हुआ। बुकानन ने लिखा कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से इस क्षेत्र की तो काया पलट गई, यानी कि मानव ने यानी संथालों ने अपनी मेहनत से इस क्षेत्र की काया पलट दी है। उसने और क्या लिखा ये समझिए, बुकानन ने लिखा कि गुंजरिया में अभी अभी जुताई की गई है, जिससे ये पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदल लिया है, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो जंगल को बेकार मानते थे और जब जंगल को काट के वहाँ खेत बना दिया जाता था तो उसको वो शानदार इलाका मानते थे। तो इन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने शानदार इलाके के रूप में इसको बदल दिया है। बुकानन लिखता है कि मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि जो है दुनिया के किसी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है, जैसा चाहे वैसा इसको डेवलप किया जा सकता है। यहाँ की ज़मीन चट्टानी है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बुकानन कहता है कि ये ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पे तंबाकू और सरसों, ठीक है, और कहीं जैसी तंबाकू सरसों यहाँ पे होती है ना, इतनी बढ़िया और कहीं नहीं मिलती उसको। बुकानन ने ये भी लिखा कि इस ज़मीन के बारे में अगर पूछे तो उसे पता लगा कि संथाल लोगों ने कृषि क्षेत्र के लिए सीमा बढ़ाई है। जब उसने पता करा कि भाई ये कार्रवाई ये कारनामा किसने करा, तब उसको पता लगा कि संथाल लोग हैं, उन्होंने उस जंगल को साफ करा और खेती करनी शुरू करी है। तो संथालों के आने से पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों की तरफ भगा दिया गया। ठीक है, वहां से भगा दिया गया, जंगलों को साफ कर दिया गया और वहां पे कौन बस गए, संथाल बस गए। ठीक है, संथाल लोग जो थे वो राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे इसको समझते हैं। देखिए, संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे और जमींदार लोग जो थे वो खेती के लिए, ठीक है, इनको भूमि तैयार करने के लिए विस्तार करने के लिए भाड़े पे रखते थे। जमींदार इनको पैसा देते थे और बोलते थे कि जाओ जितना जंगल है साफ कर दो और खेती योग्य बना दो। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। अब अंग्रेजों ने जब संथालों को देखा तो अंग्रेज जो थे उन खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि भाई अंग्रेज जो थे वो परेशान थे। किससे परेशान थे, वो पहाड़ी लोगों से परेशान थे। तो उनको एक ऑल्टरनेटिव मिल गया, यानी एक विकल्प मिल गया। उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि ये जो संथाल लोग हैं ये तो बढ़िया है भाई, ये तो जंगलों को साफ कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, संथालों को बढ़ावा दिया कि भाई सारे जंगल साफ कर दो, पहाड़ी अपने आप ही मर जाएंगे। तो क्योंकि अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों को स्थायी कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था, उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई पहाड़ी लोग नहीं माने थे। ठीक है, उसमें वो फेल हो गए थे। तो इसीलिए उन्होंने संथालों पे ध्यान दिया, संथालों को कहा कि तुम जंगल साफ कर दो। तो यहाँ
एक और पहाड़ी लोग जंगल को काटने और हल को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं थे। ठीक है, पहाड़ी लोग उपद्रवी व्यवहार करते थे, तो दूसरी तरफ संथाल जो थे आदर्श बासिंदे थे, यानी अच्छे तरीके से बच सकते थे, खेती करते थे, एक सभ्य लोगों की तरह रहते थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जंगलों का सफाया तो किया, इनको कोई हिचक नहीं थी, साथ के साथ उसको बढ़िया खेती के रूप में बदल दिया। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों के लिए संथाल काफी फायदेमंद थे। अब देखो, संथाल जो थे हल का प्रयोग करते थे, स्थायी कृषि करते थे और भूमि को पूरी तरीके से पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की जो तलहटी, जो नीचे वाला हिस्सा था, उसमें बसने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं उसको तैयार कर लिया। अंग्रेजों ने देखा कि भाई अब सही होगा, अंग्रेजों ने संथालों को लालच दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें ये सारी जमीन दे देंगे, तुम क्या करो यहाँ पे इसको साफ करके खेती योग्य बनाओ। तो 1832 तक जमीन का काफी बड़े इलाके को इन्होंने दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया। ठीक है, अब दामिन ई कोह क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। तो क्या होता है कि इस संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया, यानी कि जो दामिनी कोह था इसके तहत उन्होंने संथालों की भूमि घोषित कर दिया। संथालों को इस इलाके के भीतर रहना था, यहाँ पे हल चलाकर खेती करनी थी, स्थायी किसान बनना था और संथालों को दी जाने वाली जो भूमि थी, ठीक है, उसके तहत उन्होंने एक अनुदान पत्र पे, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लिया उनसे। ठीक है, उस पर कुछ शर्तें थी वो कर दिया। संथालों को दी गई भूमि में ये शर्तें थी कि जो उसको भूमि दी जा रही है ना, कम से कम उसका जो 10वां हिस्सा है उसको उनको साफ करना है। ठीक है, और उसको खेती योग्य बनाना है और उसको जोतना है, यानी पहले 10 वर्षों के भीतर भीतर उसको साफ करना है, खेती योग्य बनाना है, उसको जोतना है। इस पूरे क्षेत्र का सर्वे किया गया और नक्शा बनाया गया, चारों ओर खंबे गाड़ दिए गए और उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई। ठीक है, यानी एक खंबा एक खंबा एक खंबा एक खंबा, इस तरीके से चारों साइड से खंबे गाड़ के उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई और ये जमीन दे दी गई। कहा गया कि ये पूरा जंगल आपका है, इसका हर साल इसका मतलब हर साल क्या करो, आप इसको काटो पीटो साफ करो और खेती योग्य बनाते रहो, पूरी जमीन को आपको खेती योग्य बनाना है, इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, दामिन ई कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां और तेजी से बसी, क्योंकि संथाल खुश हो गए भाई, उनको जमीन मिल रही है रहने के लिए। संथालों के गांवों की संख्या 1830 में, ठीक है, 1838 में 40 थी। संथालों की गांवों की संख्या जो थी 1838 में 40 थी, जो कि तेजी से बढ़ी और 1851 में जाके 1473 पहुंच गई। सोचो कितनी तेजी से इनके गांव बढ़ रहे हैं। इस अवधि में संथालों की जो जनसंख्या थी वो भी 3000 से बढ़कर 82,000 से अधिक हो गई। जैसे जैसे संथाल की वजह से खेती का विस्तार होने लगा, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व आने लगा, बहुत पैसा आने लगा। अंग्रेज खुश हो गए भाई, उनको यही तो चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए थे, वो इनको संथालों की वजह से मिलने लगे थे। पहाड़ी वाली समस्या इनके लिए दूर होती जा रही है। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहाड़ी लोगों का जीवन जो था बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, क्योंकि अब पहाड़ी लोग जो थे मजबूर होकर पहाड़ी के भीतर जाना पड़ा। अब भीतर की जमीन जो थी वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। ठीक है, क्योंकि झूम खेती करते थे ये लोग, अब नई जमीन पे जाते थे तो वो नई नई जमीनें इसके पास थी नहीं अब। ठीक है, अंदर उस लेवल की खेती नहीं हो पाती थी, तो पहाड़ी लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। जिस जमीन पे ये पहले खेती किया करते थे अब वो तो संथालों ने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में इनका जीवन जो था वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है। ठीक है, ये झूम खेती के आगे कहीं ना कहीं झूम खेती को आगे नहीं चला पाए, जैसा वो पहले करते आ रहे थे अब आगे नहीं चला पाते थे। पहाड़ी जो थे वो शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई उनका क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वो उस लेवल का शिकार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके विपरीत अगर हम संथालों की बात करें तो संथालों की जिंदगी बढ़िया हो रही थी भाई। अब पहले वो खाना बदोश जिंदगी जीते थे, एक जगह दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, कभी चौथी जगह, अब उसको छोड़ चुके हैं। अब वो एक जगह परमानेंट बसकर स्थायी रूप से रहते हैं, कृषि करते हैं। संथाल लोग जो थे, ठीक है, बाजार के लिए वाणिज्यिक फसल उगाने लगे, यानी ऐसी फसल उगाने लगे जिससे ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा लाभ हो। और व्यापारी और साहूकारों के साथ भी खूब लेन देन करने लगे, यानी इनका भी फायदा था, अंग्रेजों का भी फायदा था, व्यापारी का भी फायदा, सबका फायदा था। बस नुकसान किसका था? पहाड़ी लोगों का नुकसान था। संथालों ने सब कुछ सही से करा, लेकिन थोड़े समय के बाद संथाल जो अंग्रेजों को बहुत बढ़िया समझ रहे थे वो समझ चुके थे कि अंग्रेज उतने अच्छे हैं नहीं। संथालों ने जल्दी समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वो जमीन उनके हाथों से निकल रही है। हाथों से क्यों निकल रही है? क्योंकि देखो, संथालों ने जिस जमीन को, जंगल को साफ करके खेती के योग्य बनाया था और खेती शुरू की थी,
सरकार ने क्या करा, वहाँ पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब इनसे भी कर लेने लगे। साहूकार लोग जो थे वो भी ऊंची दर पे ब्याज लगा रहे थे, खूब इनसे ब्याज लेने लगे। सरकार टैक्स ले रही है, साहूकार ब्याज ले रहे हैं। तो जब कोई संथाल कर्ज नहीं अदा कर पाता तो उसकी ज़मीन भी चली जाती, उसके हाथ से कब्जा कर लेता कोई। तो जमींदार लोग जो थे वो दामिन इलाके पर अपना नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग ऐसा महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा आदर्श संसार बनाने की जरूरत है जहाँ पे उनका खुद का शासन हो। ठीक है, वो अंग्रेजों को अच्छे तरीके से समझ गए थे कि जंगलों को साफ करवा के खेती योग्य बना के लाभ कमा लिया अंग्रेजों ने, अब इनसे बाद में इनको टैक्स भी देना पड़ रहा है और इनसे इनकी ज़मीनें भी छिन रही है, ये चीज़ समझ चुके थे। तो जमींदार साहूकार औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह का समय आ गया था। अब क्या था, इन संथालों ने जमींदारों के खिलाफ भी विद्रोह करा, साहूकार के खिलाफ भी और अंग्रेजों के खिलाफ, यानी तीनों के खिलाफ विद्रोह का समय आ चुका था। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण कर दिया गया, यानी कि एक विद्रोह होता है, इसके बाद संथाल परगना यानी एक इलाके का निर्माण कर देते हैं, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का जो क्षेत्र था वो भागलपुर और बीरभूम जिलों में यहाँ से ले लिया गया था। ठीक है, यानी इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औपनिवेशिक राज्य को ये उम्मीद थी कि संथालों के लिए एक नया परगना बना देते हैं, ठीक है, और उनसे कुछ विशेष कानून लागू कर देंगे तो संथाल लोग जो है वो संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा था। तो देखिए बुकानन जो था वो एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, अंग्रेजों के लिए काम करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था। वो कंपनी उसको भेजती थी, जहाँ पे भी वो जाता था उसका पूरा खर्चा जो है कंपनी उठाती थी। ठीक है, इसके बदले में बुकानन उनको क्या करता था, जानकारी देता था। बुकानन कहीं पे जाएगा, उसको कोई संसाधन दिखेगा, ठीक है, मान लो उसको उपजाऊ जमीन दिखती है या उसको कोई ग्रेनाइट पत्थर वगैरह कुछ भी दिखाई देता है जो इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के लिए, तो ऐसे संसाधनों पर नजर रखता था और अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी खबर देता था, यानी उनका खबरी के रूप में ये काम कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। बुकानन को साफ साफ हिदायत दे रखी थी कि उसको क्या खोजना है, क्या देखना है, क्या लिखना है। जैसा अंग्रेज चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी, वैसा वो उनके लिए काम करता था क्योंकि उनको पैसा मिलता था इससे। ठीक है, वो प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गया था क्योंकि कृषि से तो अंग्रेज पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब उन्हें चाहिए थे भारत के अन्य संसाधन जिस पे वो कब्जा जमा ले और वहां से भी वो पैसा कमाए। तो बुकानन क्या करता था, जो राजस्व के स्रोत हैं उसका सर्वेक्षण करता था। ठीक है, खोजी यात्राएं करता था, अलग अलग जगह की जानकारी देता था, सारी जानकारी इकट्ठा करता था, देखता था कहाँ पे इंपॉर्टेंट पत्थर है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट चट्टानें हैं। ठीक है, कहाँ की भूमि किस चीज़ की है, यानी किस भूमि में किस प्रकार की चीज़ों की खेती की जा सकती है, कहाँ से ज़्यादा लाभ हो सकता है, ये बुकानन यही काम करता था। बुकानन ने क्या करा, वाणिज्यिक दृष्टि से जो मूल्यवान पत्थर थे या जो खनिज संसाधन थे, लौह हो गया, खनिज, ग्रेनाइट, इन सारी चीज़ों का, स्थानों का पता लगाया जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल सकती थी और उसके बारे में लिखता था। ठीक है, और वो केवल इतना नहीं लिखता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिली, कहाँ पे उसने क्या देखा, बल्कि वो ये भी लिखता था कि कैसे उस चीज़ में फेर बदल करके, बदलाव करके अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो कहीं पे गया, उसको कोई जंगल दिखा, उसको ऐसा पता लग गया कि भाई उस जगह की ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ है, ठीक है, और उस जगह पे मान लो कपास की खेती हो सकती है, तो वो केवल ये नहीं लिखेगा कि वहाँ पे जंगल था, वो ये लिखेगा वहाँ पे जंगल था, अगर उस जंगल को साफ कर दिया जाए तो वहाँ पे कपास उगाया जा सकता है। ठीक है, पूरी की पूरी क्या संभावनाएं हो सकती थी वो सारी चीज़ें लिखता था। कहाँ पे पेड़ काटे जा सकते हैं, कहाँ पे कृषि वन, ठीक है, कहाँ पे वन को कृषि के रूप में बदला जा सकता है, सारी चीज़ों की जानकारी वो लिखा करता था। ठीक है, तो ये तो था बुकानन। इसके बाद बात करते हैं देहात में विद्रोह, यानी कि दक्कन की साइड चलते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया को पढ़ रहे थे, खासकर पूर्वी भारत की तरफ जाएं तो बंगाल वगैरह को पढ़ रहे थे। ठीक है, बंगाल और उसके आसपास का। लेकिन अब हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, जहाँ पे बम्बई वगैरह आ जाता है। इधर के क्षेत्र में भी अंग्रेजों का शासन हो चुका था, तो वहाँ पे एक विद्रोह हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बारे में देखेंगे। देखिए क्या था, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों ने साहूकार और अनाज के व्यापारी के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। इसी को दक्कन का विद्रोह कहते हैं, जो कि 1875 में हुआ था। ठीक है, विद्रोह करने वाले कौन थे, किसान थे। किसने करा था, किसान ने। किसके खिलाफ था, साहूकारों के खिलाफ, क्योंकि साहूकार बहुत ज़्यादा ब्याज वगैरह इनसे लिया करते थे। ठीक है, और किसके खिलाफ था, व्यापारी के खिलाफ था, जो अनाज के व्यापारी होते थे, इनके खिलाफ किसान जो लोग थे
उन्होंने क्या कर दिया था, एक विद्रोह कर दिया था जिसको हम दक्कन दंगा या दक्कन विद्रोह के रूप में देखेंगे, जो कि 1875 में हुआ था। सिंपल इतना ही समझना है। अब आगे चलते हैं कि क्या क्या हुआ, इसको देखेंगे। लेखा बहियां जला दी गई, इसका क्या मतलब है? लेखा बहियां क्या होता है कि जो सूदखोर होते हैं या जो पैसा देते हैं ब्याज पे, ठीक है, साहूकार वगैरह, वो पूरा का पूरा अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि उन्होंने कब किसको क्या दिया है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, उसी को लेखा भैया कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आंदोलन जो था ये पूना से शुरू हुआ था, जिसको आज की डेट में पुणे कहते हैं। ठीक है, यहां से शुरू होता है। यहाँ पे एक गांव था सूपा, इस जगह से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। सूपा उस समय का क्या था, विपणन केंद्र, यानी उस समय एक मंडी हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी और साहूकार जो थे वो रहते थे, क्योंकि जहाँ पे मंडी है तो वहाँ पे व्यापारी और साहूकार तो रहेंगे रहेंगे। 12 मई 1875 को आसपास के जो ग्रामीण इलाके के जो रैयत हैं, यानी कि जो किसान हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। इन्होंने क्या करा, साहूकारों से जो बही खाते थे, जो ऋणबंध थे, ठीक है, जो मतलब लिखित में एक एग्रीमेंट होता है जब कोई ब्याज पे चीज़ ली जाती है, इन्होंने उन सब चीज़ों की डिमांड करनी शुरू कर दी। और ना मिलने पर इन्होंने क्या कर दिया, उन पे हमला कर दिया। इन्होंने उनके बही खाते जो थे उसको जला दिया। ठीक है, बही खाते जलाए, अनाज की जो दुकानें थी वो लूट ली। कभी कभी तो ऐसा भी हो गया कि उन्होंने साहूकारों के घर में आग लगा दी। अगर उनको लगा होगा भाई साहूकार जो है उनके साथ बहुत ज्यादती करता है, तो उन्होंने गुस्से में क्या करा, उसके घर में आग लगा दी। आंदोलन शुरू हुआ था, ये विद्रोह शुरू हुआ था पूना से, लेकिन ये धीरे धीरे अहमदनगर की तरफ फैल गया, यानी पूना के बाद अहमदनगर फैल गया। और फिर अगले 2 महीने में यहाँ पर भी वही आग फैल गई, आंदोलन चला। ठीक है, 6500 वर्ग किलोमीटर तक का इलाका जो था इसकी चपेट में आ चुका था। चारों तरफ इन्होंने क्या करा था, आग लगा दी थी। साहूकार के जो घर थे, जो भी साहूकार होते थे जो इनसे ब्याज वगैरह पे पैसे दिया करते थे, इन्होंने उनके घर में आग लगा दी। ठीक है, जाके दुकानों को लूट लिया, व्यापारियों के घर में आग लगा दी, जो इनको दिखा हर जगह इन्होंने आग ही आग फैला दी। फिर 30 से अधिक गांव जो थे उसको नुकसान हुआ। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था, सब जगह यही हो रहा था। जहां जहां पे भी साहूकार थे, सभी साहूकारों पे हमला किया जा रहा था, उनके बही खाते जलाए जा रहे थे ताकि उनके पास कोई रिकॉर्ड ना रहे। ठीक है, ऋणबंध जो थे वो नष्ट किए जा रहे थे। और किसानों के हमले से डरकर साहूकार जो थे वो गांव छोड़कर भागने लगे। कई बार तो ऐसा हुआ कि साहूकार अपनी संपत्ति, धन, सब कुछ छोड़ के भाग गए अपनी जान बचाते हुए। ठीक है, सब कुछ उनका वहीं रह गया। जब विद्रोह तेजी से फैल रहा था तो अंग्रेजों ने इसको देखा। अंग्रेज अधिकारी जो थे उनकी आंखों के सामने 1857 का जो विद्रोह वाला सीन है, कहीं ना कहीं वैसा दृश्य जो थे वो वापस इनके सामने आ गया, क्योंकि ऐसा दृश्य 1857 के विद्रोह में भी देख चुके थे। ठीक है, फिर क्या होता है, अब अंग्रेज जो थे उन्होंने समझ लिया कि भाई इस विद्रोह को हमें कंट्रोल में लाना है, इसको रोकना है। तो अंग्रेजों ने क्या करा, विद्रोही किसान जो थे उनके गांव में जाके पुलिस थाने बना दिए, यानी उनके गांव में पुलिस थाना स्थापित कर दिया। पुलिस को वहां पे लगा दिया कि भाई जो तुम्हें दिखे गलत करता हुआ उसको तुरंत ही क्या करो, अरेस्ट कर लो। ठीक है, यानी फिर जल्दी उन्होंने सेना को भी बुला लिया। अब सेना भी आ गई, पुलिस भी आ गई, तो उसके बाद उन्होंने अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। तो 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको सजा दी गई। ठीक है, लेकिन फिर भी देहात में ये कंट्रोल नहीं हो पाया तुरंत, ये देहात में चलता रहा। ठीक है, कुछ जगह पे इसको गिरफ्तारी वगैरह हुई। टॉपिक है हमारा एक नई राजस्व प्रणाली, इसको समझते हैं। देखिए क्या था, जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन था वो स्टार्टिंग होती है उसके बंगाल से। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, बंगाल के बाद उनका शासन जो है वो अन्य क्षेत्रों में बढ़ता है। ठीक है, बंगाल के बाद अन्य क्षेत्रों में भी उनका शासन बढ़ता है। वो दूसरे क्षेत्रों को जीतते जाते हैं और अपने उपनिवेश में शामिल करते जाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या करा, जो दूसरे भाग जो जीते उन्होंने, ठीक है, जैसे उनका शासन फैलने लगा तो उन्होंने वहां पे राजस्व की नई प्रणालियां लागू करी। ठीक है, वही सेम स्तंभरारी बंदोबस्त उसने सब जगह लागू नहीं करा, अंग्रेजों ने अलग अलग जगह पे उन्होंने राजस्व की अलग अलग प्रणाली लागू की थी। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि भाई ऐसा क्यों किया। अंग्रेज अगर चाहते तो वो स्तंभरारी बंदोबस्त जो उन्होंने बंगाल में लागू करा था वही वो दक्कन में भी कर सकते थे। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में भी कर सकते थे। तो उन्होंने वहां पे अलग अलग जो राजस्व प्रणाली है वो क्यों लागू करी, ये आपको समझना है। देखिए उसके पीछे कुछ कारण है। एक कारण तो यह है कि जैसे कि 1810 के बाद खेती की जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी, जो उपज होती थी उसका जो मूल्य था उसमें वृद्धि हो गई थी। ठीक है, जमींदारों की जो कमाई थी वो भी बढ़ गई थी।
क्योंकि राजस्व की मांग स्तंभरारी बंदोबस्त के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो तो फिक्स थी। अब एग्जाम्पल समझिए, अब मान लो भाई किसानों की आय बढ़ गई, ठीक है, खेती की कीमतें बढ़ गई, जमींदारों की कमाई बढ़ गई, लेकिन अगर उन्होंने स्तंभरारी बंदोबस्त लागू कर दिया तो उसमें तो उन्होंने अमाउंट पहले से फिक्स कर दिया ना, ठीक है, फिक्स कर दिया था, यही तो चलता था। लेकिन अब किसी की अर्निंग बढ़ रही है तो उस पर दावा थोड़ी करेंगे अंग्रेज, क्योंकि भाई वो तो उनकी अर्निंग बढ़ी है। तो अंग्रेज इस चीज़ को समझ चुके थे कि अगर हम फिक्स कर देंगे तो फ्यूचर में अगर मान लो कभी किसी की अर्निंग बढ़ती है तो हम उसमें दावा कैसे करेंगे, फिर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, स्तंभरारी वाली बंदोबस्त जो था, जो ये सिस्टम था, इसको लागू नहीं करा था, ठीक है। दूसरी जगह पे वहाँ पे उन्होंने एक नई व्यवस्था को लागू किया गया था जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। उसको भी आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो क्यों किया गया था ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्या है कि अपने वित्तीय संसाधनों की बढ़ोतरी की इच्छा से, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है। इस उद्देश्य से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के तरीके पर विचार करना था, क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या मिले, पैसा मिले, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो पैसा कमा लें, वो इसी के बारे में सोचते थे। इसलिए उन्होंने 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए जो नए प्रदेश थे, जैसे जैसे उन्होंने नए प्रदेश जीते वहाँ पे उन्होंने राजस्व बंदोबस्त किया, यानी कि अलग प्रकार का टैक्स व्यवस्था को लागू किया। इसी में से एक है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी एक नई राजस्व प्रणाली है, ये स्तंभरारी बंदोबस्त से डिफरेंट है, अलग है। स्तंभरारी बंदोबस्त में क्या होता था, एक तरफ अंग्रेज थे, वापस से याद करो, दूसरी तरफ क्या था, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ किसान थे, ठीक है। और बीच में कौन बढ़ जाते थे, जमींदार बढ़ जाते थे। जमींदार क्या करते थे, किसानों से टैक्स लेते थे और अंग्रेजों को देते थे, यही चल रहा था ना। लेकिन अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट किसानों से डील करेंगे, ठीक है, टैक्स जो भी लेना है डायरेक्ट किसानों के साथ जुड़ेंगे। बीच में इन्होंने जमींदार वाला सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया। आगे देखते हैं। बम्बई के दक्कन में जो राजस्व प्रणाली लागू की गई थी उसको रैयतवाड़ी कहा जाता था। बंगाल में लागू की गई प्रणाली से बिल्कुल ही अपोजिट है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इस प्रकार की जो राजस्व प्रणाली थी इसमें सीधा रैयत यानी किसान के साथ ही राशि जो है, जो अमाउंट है वो तय कर दिया जाता था, और अलग अलग प्रकार की भूमि से होने वाली जो एक एवरेज इनकम होगी उसका अनुमान लगा लिया जाता था। अब देखिए पहले क्या था भाई, कोई मतलब नहीं था कहाँ से कितनी अर्निंग हो रही है उसके हिसाब से नहीं था, लेकिन अब किस भूमि से कैसी अर्निंग हो रही है। देखो कुछ भूमि ऐसी होगी जो बहुत उपजाऊ होगी, जहाँ पे बहुत अच्छी फसल मिलेगी तो वहाँ पे ज़्यादा कमाई होगी। कुछ भूमि ऐसी होगी जो कम उपजाऊ होगी, वहाँ पे कम फसल मिलती होगी तो वहाँ से कम कमाई होगी। तो अंग्रेजों ने इस चीज़ का आकलन करा कि कहाँ से उनको ज़्यादा कौन सी भूमि ज़्यादा पैसा दे रही है, कौन सी भूमि कम पैसा दे रही है, उसका अंदाज़ा लगाया, और उसको अंदाज़ा लगाने के बाद किसान से डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स की एक राशि बता दी, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का भी आकलन किया गया। इन्होंने ये भी देख लिया कि हम टैक्स तो लगा रहे हैं पर हम ये भी देख लें कि सामने वाला टैक्स दे भी पाएगा या नहीं, क्योंकि पहले क्या था, स्तंभरारी बंदोबस्त में उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस ये था भाई फिक्स अमाउंट है और टैक्स देना है, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं था भाई चाहे फसल में आग लग जाए, फसल हो ना हो, अकाल आ जाए, कोई मतलब नहीं था, बस उनको टैक्स चाहिए था। लेकिन इस बार उन्होंने इस चीज़ को भी ध्यान दिया कि टैक्स व्यवस्था ऐसी लागू करेंगे, ठीक है, इतना टैक्स किसी पे रखेंगे कि वो उसको भर भी पाए, यानी उसको जमा भी कर पाए। ऐसा ना हो कि किसी की अर्निंग 10 रुपए की हो और टैक्स तुम उससे 20 रुपए मांगो, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, पहले से एक अनुपात में सारी चीज़ें निर्धारित कर ली, उसके हिसाब से इन्होंने टैक्स जो था वो रखा था। और दूसरी चीज़, ये फिक्स नहीं था जैसे कि स्तंभरारी बंदोबस्त में फिक्स कर दिया था, यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि हम हर 30 साल के बाद जमीनों का दोबारा से सर्वे करवाएंगे और राजस्व की दर जो है उस समय के अकॉर्डिंग बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो राजस्व की मांग है ये स्थायी नहीं है, हर 30 साल के बाद ये सर्वे करवाएंगे और ये देखेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, उसके अकॉर्डिंग दोबारा से जो एक नया टैक्स अमाउंट होगा उसको ये क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ें इसमें बता दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया कि एक स्तंभरारी बंदोबस्त जो था और दूसरी तरफ रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है, और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट है हमारा राजस्व की मांग और किसान का कर्ज, यानी कि राजस्व की मांग हो रही थी और किसान कहीं ना कहीं कर्जे में डूब रहे थे। तो इसमें क्या है इसको देखते हैं। देखिए बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो था वो 1820 के दशक में लाया गया था।
तो यानी कि अगला जो है वो कब लागू किया जाएगा, ऐसा कहा गया था ना कि हर 30 साल के बाद हम रिवाइज करेंगे, तो यानी 1850 के आसपास दोबारा से इसको लागू करना था। तो अब देखो 1820 में क्या होता है, बम्बई दक्कन में पहला राजस्व जो निर्धारित है वो 1820 के आसपास कर दिया गया था, और मांगा गया राजस्व जो है वो इतना अधिक था कि बहुत सारे स्थानों पे किसान जो थे अपने गांव छोड़कर ही भग गए। उन्होंने बोला भाई हम नहीं रहेंगे, इतना टैक्स थोड़ी हम दे पाएंगे, तो अपने गांव छोड़ के चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी, जहाँ पे मान लो बारिश भी कम होती हो, जहाँ पे उपजाऊ जमीन ज़्यादा ना हो, ठीक है, जहाँ पे समस्याएं ज़्यादा रहती हो, तो ऐसी जगह पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे तो समस्या और ज़्यादा गहरी हो गई थी, टैक्स इतना ज़्यादा था, अर्निंग होगी नहीं तो देंगे कैसे। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए टैक्स को चुका पाना और मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए समस्या ही है। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले जो प्रभारी हैं, जो कलेक्टर हैं, वो अपनी कार्य कुशलता को अच्छे तरीके से अंग्रेजों के सामने दिखाने के लिए, कहने के लिए अंग्रेजों के सामने जो अधिकारी थे वो नंबर बनाने के चक्कर में रहते थे। तो वो क्या करते थे, जो बेचारे किसान होते थे, गरीब होते थे, उनके साथ बहुत कठोरता पूर्वक बर्ताव करते थे और टैक्स वसूल करने का प्रयास करते थे, ठीक है, उनको धमकाना, मारना, इस तरीके की चीज़ें करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलों को जब्त कर लेते थे, छीन लेते थे फसलें, और पूरे गांव पे जुर्माना ठोक देते थे। यानी इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाते थे, इतने ज़्यादा निर्दयी हो रहे थे कि किसानों के साथ इतना ज़्यादा ये गलत करते थे टैक्स लेने के लिए। 1830 के दशक आते आते ये समस्या जो थी और गहरी हो गई और बेकार होने लगी। हुआ क्या कि 1832 के बाद कृषि उत्पादों की जो कीमतें हैं वो तेजी से उसमें गिरावट हो गई, यानी कि कृषि उत्पाद की जो चीज़ें हैं, जो कीमत थी वो गिरने लगी। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट हो गई, यानी कि पहले तो वो वैसे ही कम कमा रहे थे, अब जब दाम कम हो गए हैं तो और उनकी कमाई गिर गई है। तो इसी दौरान क्या होता है, 1832-34 के वर्षों में जो देहाती इलाके थे, जो गांव के इलाके थे, वहां पे पड़ गया अकाल। अब अकाल पड़ गया तो भाई और गंभीर समस्या हो चुकी है यहाँ पे। अकाल पड़ने के कारण क्या हो गया, ये मान लीजिए कि ये इतना आपको बताया नहीं जाता, वैसे ये बहुत बुरा समय था। यानी कि दक्कन का 1/3 पशुधन, यानी पशु जो थे वो मर चुके थे, ठीक है। मान लो अगर 100 पशु होंगे तो आप लगा लो कि 33 के करीब पशु जो थे वो तो चल बसे नहीं रहे, और आधी मानव जनसंख्या जो थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। और जो बचे हुए थे उनके पास उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न तक नहीं था, खाने की चीजें नहीं थी, भुखमरी इतनी ज्यादा फैल रही थी। राजस्व की जो बकाया राशि थी वो आसमान को छूने लगी, क्योंकि भाई टैक्स तो उनका बढ़ता जा रहा है ना, वो दे नहीं पा रहे हैं टैक्स तो, लेकिन बढ़ ही रहा है। अब ऐसे में क्या करें भाई, ये समस्या किसानों के सामने आ रही थी, और वो जाते थे मजबूर होके ऋणदाताओं के पास, साहूकारों के पास, उनसे पैसा उधार लेने के चक्कर में, ठीक है। तो ऋणदाताओं से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाने का एक ही ऑप्शन उनके पास बच रहा था। लेकिन यदि आप ये लगा लो कि रैयत एक बार ऋण ले लिया, एक बार रैयत ने, किसान ने पैसा ले लिया, तो उस पैसे को वापस कैसे देगा, ठीक है। सोचो, वो पैसा जब उसके पास है ही नहीं तो वो वापस कैसे देगा, तो उसको वापस करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। कर्ज जो था वो बढ़ रहा था, उधार की राशि जो थी वो बढ़ रही थी, ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी। यानी किसान की जो जिंदगी थी वो तहस नहस हो रही थी, ठीक है, बिल्कुल उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, कर्जे में हो रखे थे वो बिल्कुल। अब यहाँ तक स्थिति बिगड़ चुकी थी कि किसानों को अपनी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, जो खर्चे होते हैं, उसको पूरा करने में भी समस्या आ रही थी, ठीक है। हर चीज़ के लिए उनको कर्जा लेना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई दिए। कौन से लक्षण थे? इस समय क्या होता है, अंग्रेज अधिकारियों को ये महसूस हो जाता है, ये समझ में आ जाता है कि जो इन्होंने टैक्स लगाया है ना, ये टैक्स किसानों पे बहुत ज़्यादा है, किसानों का जीवन तबाह कर रहा है, ठीक है। किसान बिल्कुल कर्जे में डूब रहे हैं, उनके पास कुछ बच नहीं रहा, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया इन्होंने। ये बात अंग्रेजों को तब समझ में आ रही है। 1845 के बाद क्या होता है, जो गिरावट हुई थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, यानी कि थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे सही होने लगती है, यानी कि कीमतें बढ़ने लगती हैं, किसान अपना कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगता है। अब ऐसे में किसानों के पास फिर से समस्या है कि अपना हल बैल कहाँ से लाए, बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो फिर से मजबूरी में उनको कहाँ जाना पड़ता है, साहूकार के पास जाना पड़ता है, ऋणदाता के पास जाना पड़ता है, जिससे कि वो कर्जा लें। तो ये सब करके वो काम कर रहे थे। फिर क्या होता, अचानक से सिचुएशन बदलती है और उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। अब आप सोचोगे सिचुएशन बदली, सब कुछ बढ़िया हुआ, कपास में तेजी आई, तो उनकी हालत और कैसे ख़राब होगी। तो ये देखो फिर क्या होता है, कपास में तेजी आ जाती है, कैसे उनकी सिचुएशन बिगड़ती है, इसको देखना।
1860 के दशक में क्या होता है, ब्रिटेन जो था कच्चे माल के रूप में जो वो कपास लेता था, ठीक है, जो भी कपास लेता था उसका अगर हम देखें तो 3/4 हिस्सा जो था वो कहीं ना कहीं अमेरिका से आता था, ठीक है। आप ये कह लो कि ब्रिटेन जो था वो निर्भर था किस चीज़ के लिए, कपास के लिए। किस पे निर्भर था, अमेरिका पे निर्भर था, ठीक है। अमेरिका से वो कपास लेता था। ब्रिटेन के जो सूती वस्त्र विनिर्माता हैं वो काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिका की कपास पर ही निर्भर थे, डिपेंडेंट थे, ठीक है। उनको डर लगता था, उनको क्या डर लगता था, अगर ये स्रोत यानी ये सोर्स जो है अमेरिका से जो कपास आ रहा है ये बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, हम कपास कहाँ से लाएंगे। उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वो इस प्रश्न को लेकर विचलित रहते थे, डरते रहते थे कि भाई अगर फ्यूचर में अमेरिका से कपास नहीं मिल पाया तो अपना क्या होगा, वो ये सोच के डर रहे थे। और कुछ ऐसा ही हो भी गया। 1857 में क्या होता है, ब्रिटेन जो है यहाँ पे कपास आपूर्ति संघ बनाया जाता है और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को बढ़ाना। दुनिया में अगर कपास का उत्पादन बढ़ेगा तो उनके अमेरिका पे जो डिपेंड हो रहे हैं ना वो थोड़ी सी कमी आ जाएगी, यानी अमेरिका के बदले उनको बाहर से भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा कपास, तो कहीं ना कहीं कंपनी का विकास होगा। तो भारत को एक ऐसा देश समझा गया उस समय में जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में, मान लो अगर अमेरिका से कपास आना बंद हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो है, भारत जो है वो लंकाशायर को कपास भेज सकता है। लंकाशायर क्या है, ब्रिटेन में एक जगह थी, ठीक है, इसको कपास भेज सकता है। यानी कि जो ब्रिटेन था उसको ये समझ में आ गया था कि अगर कभी फ्यूचर में अमेरिका से आने वाली कपास का सोर्स बंद हो जाता है तो हमें इंडिया से कपास मिल सकता है। इंडिया से कपास क्यों मिल सकता है भाई, क्योंकि इंडिया की जो जलवायु थी, इंडिया की जो भूमि थी, कहीं ना कहीं कपास की कृषि के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी, यानी यहाँ से कपास ले सकते हैं। सन 1861 में क्या होता है, अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है और ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में देखें तो तहलका मच गया। अब अमेरिका से बहुत ज़्यादा कपास लेते थे, अब नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में जो था वो गिरावट हो गई। अब अमेरिका से उतनी कपास नहीं मिल पा रही है जितनी वो पहले लेते थे, ठीक है, 3% से भी कम हो गई। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, 1861 में 20 लाख गांठें कपास की ली थी, जो कि 1862 में ठीक एक साल के बाद मात्र 55,000 गांठें रह गई, यानी इतना कम हो चुका था अमेरिका से आयात। अब क्या था भाई, अब ब्रिटेन को अमेरिका से कपास नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे तबाही मच चुकी है। अब उनको कपास कहीं से तो चाहिए ना, तो उन्होंने क्या करा, भारत को एक इम्पोर्टेंट देश के रूप में समझा, क्योंकि भारत में कपास उगाई जाती थी। तो भारत और अन्य देशों को ये संदेश भेजा अंग्रेजों ने कि ब्रिटेन को कपास का, ठीक है, निर्यात करो, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाओ, ब्रिटेन को कपास की ज़रूरत है और उनको दो। तो बम्बई में कपास के जो सौदागर थे उन्होंने क्या करा, कपास की ये जो आपूर्ति थी इसका आकलन करने और कपास की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास किया। इन्होंने उन जिलों का दौरा करा जहाँ जहाँ पे कपास उगाई जाती थी, खासकर महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा उगाई जाती है कपास, ठीक है, तो उन्होंने हर जगह का दौरा करा। जब कपास की कीमत बढ़ गई तो जो बम्बई के निर्यातक थे, कपास को एक्सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, ब्रिटेन की डिमांड को पूरा कर देते हैं, उससे इनको लाभ होगा, ठीक है, बहुत पैसा कमा लेंगे। उन्होंने ये सोचा, एकदम से सिचुएशन बदल गई थी, ठीक है। अब क्या है भाई, इंडिया की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि उससे कपास चाहिए, और इसके लिए उन्होंने क्या करा, जो साहूकार थे ना, साहूकारों को खूब पैसा दिया, बोला ज़्यादा से ज़्यादा उधार दो, जो किसान पैसा मांगने आए सबको उधार दो, खूब उधार दो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान से बोलो, उसको प्रमोट करो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाए, जितना कपास इंडिया उगाएगा उतना ज़्यादा वो ब्रिटेन को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और ब्रिटेन से उनको कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो यही सोच रहे थे, क्योंकि ऋणदाता इस समय में उनके पास बहुत पैसा था, तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे और खूब उनको अच्छे तरीके से उधारी दे रहे थे कि भाई आओ, ये लो पैसा, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, खूब कपास उगाओ, बिल्कुल आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको मोटिवेट करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाएं। इन बातों का दक्कन के जो देहाती इलाके हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। दक्कन के जो गांव थे, वहाँ के जो किसान थे, अचानक से जिनको कभी पैसा नहीं मिल रहा था, एक समय ऐसा गया था, अचानक से उनको खूब पैसा मिलने लगा, ठीक है। साहूकार अब उनको लंबे लंबे समय तक के लिए ब्याज पे पैसा देते थे, ये याद रखना, ऐसे फ्री में नहीं दे रहे हैं, ब्याज पे पैसा देते थे और लंबे समय तक के लिए पैसा देने के लिए तैयार हो चुके थे।
अब अमेरिका की संकट की स्थिति में कहीं ना कहीं बम्बई जो दक्कन जो है ये यहाँ पे कपास का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, 1860 से 64 के दौरान अगर हम देखें कपास उगाने वाली अगर जगह को देखें तो 2 गुना हो चुकी थी, यानी पहले जितने एकड़ में कपास की खेती हो रही थी अब उससे दुगनी भारत ने करनी शुरू कर दी। 1862 तक स्थिति ये आ गई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास जा रहा था ना उसका 90% तो भाग केवल इंडिया से जा रहा था, यानी अमेरिका से नहीं मिल रहा, तो इंडिया ने खूब उनको कपास देना शुरू कर दिया। अब कपास देने से भाई सबको फायदा हो रहा था, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादक जो थे वो समृद्धि प्राप्त नहीं कर सके, यानी सभी कपास उत्पादक को उतना फायदा नहीं हुआ। कुछ धनी किसान जो थे उनको लाभ हुआ, वो बहुत अमीर हो गए, लेकिन ज़्यादातर किसान जो थे वो कर्ज के बोझ में दब गए। क्यों? क्योंकि किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाने के लिए क्या लिया है? कर्ज लिया है। ठीक है, और वो कर्ज किससे लिया है? साहूकारों से लिया है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो कर्जे में दब चुका था। ऋण का स्रोत सूख गया, इसका मतलब समझिए, जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी चल रही थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उस समय में क्या था, खूब उनको ऋण मिल रहा था, यानी कि लोन मिल रहा था, उधारी मिल रही थी। लेकिन बाद में सिचुएशन थोड़ी सी तेज हो जाती है। ठीक है, उसको भी हम आगे देखेंगे। देखिए, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार में अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे। यानी भारत के जो व्यापारी थे वो ये चाह रहे थे अमेरिका को करो साइड में, अब दुनिया का जो भी कपास का बिजनेस है उसमें बस हम चलेंगे, यानी हम बेचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कपास। 1861 में बॉम्बे गजट का एक संपादक था, उसने पूछा था कि अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। ठीक है, पूछा गया था कि कौन रोक सकता है। तो उस समय सब इतने कॉन्फिडेंस में थे, वो सब यही कह रहे थे कि भाई इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, अब इंडिया ही करेगा। उनको लग रहा था कि अमेरिका का जो ये गृह युद्ध वाली समस्या है वो कभी समाप्त ही नहीं होगी और भारत खूब कपास बेचेगा, भारत को बहुत लाभ होगा, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन सिचुएशन बदल गई भाई। लेकिन क्या होता है, 1865 तक हालात जो थे, सिचुएशन जो थी, परिस्थिति जो थी वो बदल गई। अब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया और वहाँ कपास का उत्पादन जो था दोबारा से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में कमी आने लगी। यानी इंडिया जो बहुत ज़्यादा कपास दे रहा था, अब इंडिया की कपास का निर्यात धीरे धीरे क्या होने लगा था? कम होने लगा था। ठीक है, महाराष्ट्र में निर्यात जो है वो व्यापारी और साहूकार अब दीर्घकालिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। अब क्या था, पहले के समय में जो साहूकार खूब लोन दे रहे थे, आओ भाई पैसा ले जाओ, जितना चाहिए पैसा ले जाओ, अब वो समझ गए कि भाई अब इंडिया की जो कपास की डिमांड है वो कम हो जाएगी, वापस से अमेरिका का बिकेगा, तो अब वो लंबे समय के लिए पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने देख लिया था कि भारतीय कपास की जो मांग है वो दुनिया में घटने लगी है और कपास की जो कीमतें हैं वो भी गिर रही है। तो कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं फंसाना चाहता ना अपना, क्योंकि फंस जाएगा तो भाई क्या पता वापस मिले ना मिले, इसलिए वो अब लोन ज़्यादा नहीं देना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने के लिए किसानों को अग्रिम राशि प्रतिबंधित करने के लिए, यानी कि अब आगे कोई राशि नहीं देंगे और जो बैलेंस है उसको भी वापस मांगने का निर्णय लिया कि भाई जो बकाया है पहले वो जमा कर दो, अगला कर्जा तुमको अब नहीं मिलेगा। ऐसा होने लगा था। एक और ऋण का स्रोत सूख गया, यानी कि जो ऋणदाता है उसने पैसे देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया। ठीक है, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि 50 से 100% तक टैक्स बढ़ गया। अब बताओ क्या करें। ठीक है, अब ऐसे में जो कीमतें भी गिर रही है, उधार भी नहीं मिल रहा है, टैक्स भी बढ़ रहा है, तो एक रैयत कैसे पूरा कर सकता है, एक किसान इसको कैसे पूरा कर सकता है? आप खुद से सोचिए। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक बार फिर से कर्जदारों ऋणदाता के शरण में जाना पड़ा। लेकिन ऋणदाता जो थे वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने उनको पैसा देने से मना कर दिया और अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो नहीं समझते थे कि लोन अगर हम इनको दे देते हैं तो ये लोन वापस भी कर पाएंगे, इस चीज़ की कोई मतलब गारंटी नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था, कोई विश्वास ही नहीं बचा उनका। अब होता है अन्याय का अनुभव, यानी कि जब एक किसान, ठीक है, जाता है किसी साहूकार के पास, ऋणदाता के पास उधार मांगने, यानी कि लोन लेने जाता है, तो जब वो लोन नहीं देते तो कहीं ना कहीं वो दुखी हो जाता है कि भाई ये मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो दुखी हो गए थे। ऋणदाता के द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर
जो किसान थे बहुत गुस्से में आ गए, बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। वो इस बात से ज़्यादा नाराज़ थे कि जो ऋणदाता वर्ग है वो इतना संवेदनहीन हो गया है कि उनकी इतनी बुरी हालत में, उनकी जो सिचुएशन इतनी बेकार है उसमें उनकी जरा भी मदद नहीं कर रहा, यानी तरस भी नहीं आ रहा उसको। तो साहूकार जो थे वो रैयतों से कई बार मूलधन से, हाँ एक घटना ये भी देखी है मैंने एनसीईआरटी में, देखना कि साहूकार जो थे ना ये कम नहीं थे, ये बहुत गलत करते थे किसानों के साथ। ऐसा भी देखने में मिला है कि नॉर्मली रूल क्या होता है, जो मूलधन होता है यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा होता है, वो धन जो उधार लिया जाता है। मान लो किसी ने 1,000 रुपये लिए तो वो प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो उसका ब्याज होता है, ठीक है। एक रूल ये होता था कि मूलधन से ज़्यादा कभी ब्याज नहीं लिया जा सकता। 1,000 रुपये लिए तो ऐसा नहीं 1,000 रुपये से ज़्यादा कोई ब्याज ही ले ले। लेकिन कई जो साहूकार थे इतने बेकार थे कि किसानों को फंसा कर, ठीक है, उधार देकर उनसे मूलधन से कई गुना ज़्यादा तो वो ब्याज के रूप में पैसा ले लेते थे। तो ये भी देखने को मिला है। इसीलिए जो किसान हैं, रैयत हैं, वो किससे नाराज़ रहते थे, इनसे नाराज़ रहते थे, ठीक है, ऋणदाताओं से। रैयत ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे। वे ऋणदाताओं के द्वारा जो खातों में धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाते थे कि कानून वगैरह कुछ नहीं है, ये क्या करते हैं, खुलेआम धोखाधड़ी करते हैं। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून बनाया था, ठीक है, जिसमें यह कहा गया था कि ऋणदाता और रैयत के बीच में जो अग्रीमेंट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यानी ये क्यों लाया गया था, इसलिए लाया गया था क्योंकि अंग्रेजों को कंप्लेन मिल रही थी कि ऋणदाता उनसे कर्जा देते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा पैसा, दुगना तिगना 4 गुना पैसा उनसे वापस लेते हैं और कर्जा ख़त्म ही नहीं होता, यानी गलत तरीके से ब्याज लगा रहे हैं। तो जब ये कंप्लेन गई थी तो ये क्या हुआ था, ये रूल लाए गए थे। लेकिन जो ऋणदाता थे वो इनसे भी तेज थे, कोई भी कानून आने से पहले कानून को तोड़ने के तरीके सोच लेते हैं। इन्होंने क्या करा, ये क्या करते थे, हर 3 साल के बाद एक नया बंद पत्र बनवा लेते थे, ठीक है। यानी कि मान लो 3 साल के बाद, जैसे ही 3 साल खत्म होने वाले हैं, एक नया ऋण पत्र बनवा लेंगे और जो बकाया प्रिंसिपल है उसको जोड़ के वापस से उनसे फिर से 3 साल का उधारी चल जाती थी। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं किसानों को बेवकूफ़ बना रहे थे, उनके साथ गलत कर रहे थे, ठीक है। दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ ऐसी याचिकाएं आई हुई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से जो ऋणदाता है उनके साथ गलत करते थे, ठीक है, प्रिंसिपल से ज़्यादा उनसे ब्याज के रूप में पैसा ले लेते थे। और कौन कौन से हथकंडे अपनाते थे ये भी बता रखा है। जब ऋण चुकाए जाते थे तो रैयत को उसकी रसीद देने से कई बार मना कर देते थे। जैसे मान लो किसी ने पूरा पैसा दे दिया तो उसकी कोई स्लिप नहीं दे रहे हैं। बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते हैं, ठीक है, गलत तरीके से डेटा भर लेते हैं। किसानों की फसल को नीची कीमतों पे ले लेते हैं और किसानों की धन संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो साहूकार थे ये कम नहीं थे, ये किसानों के साथ बहुत गलत करते थे, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है दक्कन दंगा आयोग। सिंपल है, समझ लेना। दक्कन में जो दंगे हुए थे जो हमने पढ़े हैं, उस दंगे की जांच के लिए, ठीक है, एक आयोग बनाया गया था जिसको दक्कन दंगा आयोग कहते हैं। इसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया था क्या क्या हुआ है। तो देखिए, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो शुरू में बम्बई की सरकार उसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ 1857 का विद्रोह देख चुके थे तो वो तो बिल्कुल सीरियस थे। उन्होंने दबाव डाला बम्बई की सरकार पे कि भाई इसकी जांच करवाओ, इसको रोको, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, और दबाव डाला कि दंगे के कारण की छानबीन करने के लिए, ठीक है, ताकि एक जांच आयोग बिठाया जाए। तो उस दबाव में आके आयोग बनाया गया था, ठीक है, ये दक्कन दंगा आयोग बनाया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट बनाई थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसको पेश किया गया था। इसको दक्कन दंगा रिपोर्ट के नाम से अपन जानते हैं। इसमें क्या किया गया था, जो दंगे में पीड़ित लोग थे, ठीक है, वहाँ जिस जिले के थे उस जिले में जांच पड़ताल करवाई गई। किसान, साहूकार और चश्मदीद गवाह जो थे उनसे क्या किया गया, जो राजस्व की दरें थी उसके बारे में जानकारी ली गई। उस समय क्या क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी ली गई। कीमतें और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए। जिला कलेक्टरों के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई थी उस रिपोर्ट से जानकारी ली गई। यानी पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई थी कि दक्कन दंगा जो था वो क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये दक्कन दंगा आयोग था। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर था, डिटेल में आपको समझाया सब कुछ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो। कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दो, टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।